एक मिनट। नमस्कार। ओके, नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। आज से एक हफ्ते बाद, सिर्फ एक हफ्ते बाद देश में वोटिंग शुरू हो जाएगी और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और सबसे क्रेडिबल पोल, जिस पर नंबर दे देंगे कि आज अगर चुनाव हो जाए किसको कितनी सीट मिलेगी। और आज मेरे साथ हैं, मेरे हाथ में सारे कागज हैं और मेरे साथ है नौजवान प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी जन की बात के एडिटर इन चीफ है और पिछले 3 महीनों में देश की कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होगी जहां पे प्रदीप भंडारी ना गए हों। ठीक बात प्रदीप? कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? आपको टेंशन हो रही है? नहीं, मेरे को टेंशन में पूछा फायदा नहीं। आपने बोल दिया सारी पे गए 543 सारा देश आज। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदीप भंडारी मेरे साथ हैं और हर राज्य के नंबर हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आज अगर चुनाव हो तो किसको कितनी सीट मिलेंगी। पहले प्रदीप भंडारी हमारे सारे दर्शकों को बताएं, आपकी जो ये मेथोडोलॉजी है कितनी है, कितने लोगों का सर्वे आपने किया है और कब से कर रहे हैं और कितना प्रामाणिक है ये? बिल्कुल अर्णब जी, देखिए हम लोग ये फरवरी 1 से लेके अप्रैल 2 तक के पूरा कार्य किया गया है। इसमें डिफरेंस ये है कि ये पूरा ज़मीनी कार्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्सेल पे बैठ के 1000 2000 के सैंपल से बैठ के आपने कोई अप्रॉक्सीमेशन किया है। हर स्टेट विजिट किया गया है, हर रीजन विजिट किया गया है और लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को विजिट किया गया है। 5 लाख का सैंपल है, 40 लोग लगे थे, हर व्यक्ति एक दिन 200 लोगों से बात कर रहा था। रफली एक दिन में 8000 लोगों से बात हो रही थी। इसको 60 से कर लेते तो रफली 4,80,000 आता है। कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया गया है। जितने हम लोग ज़मीन पे गए हैं, खेतों में गए हैं, नुक्कड़ पे गए हैं, पान शॉप पे गए हैं और एक ट्रेंड जानने की कोशिश की है कि ट्रेंड चल क्या रहा है। तो इसमें हम, और इसमें ये दिन है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा आपने बोल दिया कि 5 सीट हार रही है कोई पार्टी, 6 सीट आ रही है, 20 सीट आ रही है, बताइए कौन सी सीट आ रही है, तो हम लोग के पास इतनी क्रेडिबिलिटी कि हम वो सीट्स के नाम भी बता सकते हैं और वहाँ के कारण भी बता सकते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस है और मुझे लगता है कि कोई कॉलिंग सिस्टम नहीं है और बेस्ट इसकी चीज़ है कि ग्राउंडेड है और प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम। आज सर्वे हम अलग तरीके से कर रहे हैं। जरूर, हम पहले पूरे नंबर दिखा रहे हैं, ऊपर देखिए स्क्रीन पर जी। आज अगर चुनाव हो तो किसको कितनी सीट मिलेंगी, ऊपर देखिए आप। हमने पहले देश भर की सीट दिखा दी है और पूरा सर्वे जो है, पहले हम देश भर का नंबर दिखाएंगे, उसके बाद हर राज्य करके दिखाएंगे, ठीक है? तो पहले आप बताइए प्रदीप भंडारी कि आपने ऊपर लगा दिया है नंबर के एनडीए के 304 से लेके 316 के बीच में सीट आएंगी और यूपीए के 117 से लेके 126 के बीच में सीट आएंगी। तो बाकी सीट कहां जाने वाली है? देखिए, बाकी सीट थोड़ी बहुत अदर्स के अंदर जाने वाली है। कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगी, कुछ बंगाल के अंदर जाएंगी, कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर जाएंगी, कुछ तेलंगाना के अंदर जाएंगी। तो जहाँ जहाँ अलायंस नहीं हुआ है वहाँ पे जो अदर्स पार्टी है उसके अंदर जाएगी। और बाकी अगर ये देखा जाए तो मोटा मोटा अक्रॉस हिंदी हार्टलैंड में तो अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश में अगर हटा दूँ और बिहार हटा दूँ जहाँ पे अलायंस हुआ है, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बोलूँ तो कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, हम डिटेल में आएंगे। और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आगे देखेंगे आप, जहां से आप देखेंगे कि कुछ सरप्राइजिंग और न्यू ट्रेंड्स हमें देखने को मिलेंगे। और यही मैं कहना चाहूंगा अभी। और इसके डिटेल में यह भी आपके साथ शेयर कर दूं कि प्रदीप भंडारी ने प्रोजेक्ट किया है वोट शेयर। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2014 के कंपैरिजन में 3% वोट ज्यादा आने वाली हैं और उन्होंने मतलब एनडीए प्लस बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 3% ज्यादा वोट मिलेंगी और कांग्रेस प्लस अलायंस को 1.2% वोट ज्यादा मिलेंगी और दूसरों को 4% वोट ज्यादा मिलेंगी। इसको जरा समझा दीजिए। देखिए, बंगाल और उड़ीसा एक ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नील के बराबर थी, नो फोर्स थी। यहां पे बंगाल के अंदर बीजेपी एक अपार्ट फ्रॉम टीएमसी सबसे डोमिनेंट फोर्स बनी हुई है और टीएमसी के अलावा जो अधिकतर वोट जा रहा है बीजेपी को जा रहा है। ऐसे ही उड़ीसा के अंदर अगर आप देखें
देखें तो पिछली बार बीजेपी जो थी वो 1 सीट की पार्टी थी और वो कहीं भी नहीं थी, और वहां पे पूरी की पूरी जो कांग्रेस है वो डाइल्यूट होते हुए दिख रही है, और वहां पे भी बीजेपी अपना वोट शेयर काफी बढ़ा रही है। तो ये दोनों जो राज्य हैं वहां पे काफी गेन हो रहा है। इवन उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप लोगों को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम हो जाएगा, हमें वो वो नहीं दिख रहा है। जो एंटी वोट है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। तो बंगाल और उड़ीसा के कारण बीजेपी का जो वोट शेयर जंप हो रहा है, और जो हिंदी हार्टलैंड है, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की कई जो सीट्स थी वो लाखों की मार्जिन में आई थी, वो लाखों की मार्जिन कम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत वहां पे वोट शेयर इफेक्ट होगा। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पर्टिकुलरली अगर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे तो कांग्रेस की इस बार वोट शेयर वहां पे काफी ज्यादा है और बीजेपी से भी ज्यादा है, क्योंकि असेंबली के बाद में वहां पे ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ जो सीटें थी जो बीजेपी 1-1 लाख 1.5 लाख वोट से जीती थी, वो उतनी मार्जिन में नहीं होगी वहां पे, वो उसके कारण भी थोड़ा बहुत बीजेपी का जो वोट है वो उतना ही थोड़ा सा कम होगा, और वहां पे कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी ज्यादा पोलिंग हमें होती हुई दिखेगी, पर वो पोलिंग क्या सीट में कन्वर्ट होगी हमें देखना होगा। जी कोई आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हमारे साथ तो स्टूडियो में है, पहले जो नंबर आपने देखे ओवरऑल, क्या हम राज्य पर राज्य यूपी से लेके एक स्टेट पर जाए उसके बाद आप प्रतिक्रिया देंगे, या ओवरऑल नंबर्स पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? दीजिए दुष्यंत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हिंदी हार्टलैंड में 248 में से 226 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुई थी। मुझे नहीं लगता कि उनको वो दोबारा से उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उनमें से कम 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, कम करने जा रही है। इसलिए इस सर्वे की संदिग्धता, इसकी प्रश्न चिन्ह है, मैं इससे सहमत नहीं। आपकी माइक शायद काम नहीं कर रही है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी, इनके आपके माइक को फिक्स करते आवाज किसी तक पहुंचेगी नहीं कि बात इनको आप बोलिए। माइक भी काम नहीं कर रहा, तो सोच भी काम नहीं कर रही है। आपने कहा कि 248 में से 150 सीटें नहीं रहेंगी। अरे आप ये मानिए, आने वाले समय में, आज के समय में जो आवश्यकता है देश को, देश में केवल एक, जो भी व्यक्ति वोट डाल रहा है वो ये सोच करके वोट डाल रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट डाल रहा हूं, और किसी को नहीं डाल रहा। ये चुनाव गली का नहीं है, ये चुनाव मोहल्ले का नहीं है, ये चुनाव किसी के घर के बाहर बल्ब बदलने का नहीं है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का है, और देश का प्रधानमंत्री सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और वो मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कौन है? हर कोई जानना चाहता है, और देश का हर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वो ये उसका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को जा रहा है और किसी को नहीं जा रहा। इस देश में, इस चुनाव में केवल एक ही मुद्दा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, और देश का प्रधानमंत्री के लिए हर आदमी जो वोट डाल रहा है वो किसको वोट डाल रहा है? आज मुझे बता दीजिए, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, किसी में कोई एक नेता बताइए, आप सबको जोड़ करके भी एक नहीं बना पाए। और आपने 150 अब आप सुनेंगे, माइक काम करिए आपकी। सर, मेरा सवाल लोगों ने सुना ही नहीं, मैंने क्या बोला, आप जवाब पेलने लग गए। बात सुनिए, देखिए उड़ीसा और बंगाल में आप मानते हैं कि बीजेपी ऊपर गई है कि नहीं? हमारी पूरे आवाज देश भी में लोगों जो तक कल रैली हुई पहुंचने दिया जाएगा या नहीं? वो आपको देखना चाहिए था। महोदय से आप निवेदन करिए। कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई इन दोनों स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश से खत्म होने जा रही है। कहा कि यूपी देश से खत्म होने जा रही है। आज चिंता करिए, पार्टी ने आप देश से खत्म होने का इंतजार करिए। अगर आपके साथ था तो फिर क्यों निषाद पार्टी आ गई? निषाद पार्टी आपको छोड़ करके आप तो कहीं नहीं है, आप तो 2 सीट के बाद लड़ाई में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं, महागठबंधन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी गंभीर विषय क्या कारण है बताइए, इसके पीछे कारण कैसे डिबेट होगी? किसके साथ थी निषाद पार्टी? 3 पार्टियों का महागठबंधन। भाई, मेरे को पहले सवाल मैंने रखा है, मुझसे पूछा गया है, समाजवादी पार्टी, मुझे अपना पक्ष रखने दिया जाए। कौन निषाद पार्टी? कहाँ की निषाद पार्टी? हमारे तीन पार्टियों रुक जाओ महागठबंधन सर, पहले मुझे बोला, मेरे को बात निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं आप? दो लोग एक साथ ठंडे हो जाइए भाई। समाजवादी पार्टी स्पीकर महोदय ने मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी से गठबंधन किया है। 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी है, बाकी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। डूबती हुई नाव है, उस नाव के अंदर कोई व्यक्ति नहीं बैठना चाहता, और देश की जनता ऐसी किसी पार्टी के साथ नहीं चल सकती जो देश के गद्दारों के समर्थन में खड़ी हो। 23 मई आने वाली है और बीजेपी इस देश से जाने वाली है। क्या चाहते हैं? कौन सी पार्टी से है? एक मिनट मैं बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, धन्यवाद। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, नहीं 37 पर बॉल, पांडे जी शांत हो जाइए। एक भी सीट नहीं जीतेंगे, सारे सिर्फ सफाई दे रहे हैं। तो शिवपाल की पार्टी को वोट, फूलों की 37 बगिया पर का बॉल, एक बाकी
बहुत छोटा सा फूल है और पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आदमी है। गलतफहमी में मत रहिए। और शिवपाल जी की रिजल्ट और बताइए। धर्मवीर जी, गलतफहमी धर्मवीर जी, इस उत्तर प्रदेश में हम धर्मवीर बहुत जी, जल्दी दूर कर देंगे। धर्मवीर जी, एक मिनट, मैं जरा एक एक स्टेट दिखा दूं। जी सर। पहले उत्तर प्रदेश 80 सीट, उत्तर प्रदेश के हमारे रुझान जो है उसको जरा प्रदीप भंडारी बता दें। जी। प्रदीप भंडारी, आप इधर महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो ये लड़ाई हो रही है, इसका प्रोजेक्शन क्या है, वोट शेयर क्या दिखा रहे हैं, प्लीज बताइए। देखिए, अगर आप मैं कहना चाहूँगा और इसको मैं चाहूँगा कि अगर एक मैप से मैं समझा सकूँ, अगर आप व्यूअर्स देखेंगे कि ये अगर उत्तर प्रदेश का मैप है तो एक जनरल परसेप्शन ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी मीडिया में देखने को मिला है कि भाई वेस्टर्न यूपी मतलब बीजेपी वहाँ पे खत्म है, सबसे ज़्यादा हार रही है। पर कांग्रेस के वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाने के कारण वेस्टर्न यूपी में कई जगह बीजेपी को काफ़ी एज मिल रही है। और ये गलत, हम लोग को ग्राउंड पे जब हम लोग गए तो ये गलत हमें लॉजिक लगा कि भाई वेस्टर्न यूपी में बीजेपी हार रही है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर आप सहारनपुर ले लीजिए, सबसे ऊपर की सीट है, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं इमरान मसूद जी, और बीएसपी की तरफ से वहाँ पे डॉक्टर फजीउल्लाह लड़ रहे हैं। वहाँ पे 45% मुस्लिम आते हैं, जो दोनों स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स हैं, जिसमें मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट्स हैं कंसोलिडेट होकर बीजेपी को एज मिल रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पे आके आ जाता हूँ आपके मुजफ्फरनगर में बिलीव मैं एक तरह बोल दूं सर, मैं कर रहा हूँ दलित वोट के अंदर भी एक मिनट, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी रुकिए, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी इनको बोलने दें, धर्मवीर जी रुकिए। देखिए, दलित के अंदर भी दो, इनको बोलने दो, उसके बाद आऊंगा। दलित के अंदर भी दो तरीके के, एक तो जाटव दलित हैं जो हमें जरूर मायावती जी की तरफ 80-90% जाते हुए दिख रहे हैं, पर जो नॉन जाटव दलित हैं आपके केवट, धनखड़, पासी, ये सब गठबंधन की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो बता दीजिए पॉपुलेशन कितनी है उनकी, 60% अगर 20% पॉपुलेशन है, चलिए मैं वो भी बता 8 लाख जाटव चमार हैं वहाँ पर। चलिए रुक जाइए, उस पे भी आ जाता हूँ। धर्मवीर जी मेरी तरफ देखिए, अगर मैं धर्मवीर जी, उत्तर प्रदेश की बात, धर्मवीर जी सुनिए, इधर देखिए ना आप, प्लीज वहां देख के मत बोलिए। उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं बात करूं, आपने बोला क्या है 2% जाट, 4%, अगर एवरेज में बात करूं 4% कुर्मी, 2% लोधी, कुशवा मांझी, बाकी सब ओबीसी मिला के आपके आते हैं। ये 8%, 9% यादव, अदर ओबीसी 17% आते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम ओबीसी 19.26% मुस्लिम से, 0.18% क्रिश्चियन से, 0.8% ट्राइबल्स हैं, जाटव दलित 9% है, नॉन जाटव एससी 11% है, ब्राह्मण 12% है, ठाकुर 6% है, वैश्य 2% है, त्यागी ब्राह्मण 10% है। तो सुनिए ना, आप मेरे को आंकड़े बताइए, ये सब मैं आपको चाहती हूं सुनिए, तो मैं आपके साथ बताइए ओबीसी के आंकड़े कहां से आए आपके पास? आप इंटरप्ट मत कीजिए, सुनिए मेरी बात। कहां से आए आप? संजीव रुको। जो प्रदीप भंडारी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, देखिए आप पहले सुन लीजिए। नहीं, दुष्यंत, आपको बेशक गलत लगे, आप पहले भी एक बात, आप जरा ये जो एनालिसिस कर रहे हो डिस्टर्ब मत कीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। तो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि अखिलेश मायावती गठबंधन को 25 और 32 सीट में के बीच में, मतलब एवरेज 30 सीट मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा, 47 लिए अगर एवरेज आप निकाल के रखें, एवरेज 42 के बीच में मिलेंगी। ठीक है, एवरेज 45 करीब सीट मिल रही है, 46-45 सीट। कांग्रेस वो कह रहे हैं 3 सीट मिलेंगी एवरेज में, यानी कि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार कितने सीटें थी, 73 सीटें थी, अब वो गिरकर 46-47 के राउंड आएंगी। ठीक है जी, तो अभी गिरकर 46 सीट होंगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी वेव नहीं है उत्तर प्रदेश में, मगर भारतीय जनता पार्टी को जो लोग बोल रहे हैं 20-30 सीट मिलेंगी, ऐसा सिचुएशन नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ है, रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ है। जरा मैं बाहर जो हमारे गेस्ट है उनके साथ में बात कर लूं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह, ये आपने सुने जो रुझान प्रदीप भंडारी ने दिखाए अपने जन की बात पोल पे, इस पर रविदास जी आप पहले रिएक्ट कीजिए समाजवादी पार्टी की ओर से। जी रविदास जी। देखिए, ये जो भंडारी जी ने सर्वे किया है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे या पक्षपातपूर्ण नहीं कहेंगे, लेकिन ये 3 महीने पहले का सर्वे है, अप्रैल 2 तक, और 3 महीने में बहुत बदलाव हो गया है सर। अप्रैल 2 तक का है ये, भारतीय जनता पार्टी, ये अप्रैल 2 तक का है।
सर माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए। सर सुनिए, नहीं आप माफी चाहूंगा, फैक्चुअल इनएक्यूरेसी कह रहे हैं, 3 महीने पुराना सर्वे नहीं है, ये अप्रैल 2 तक के ट्रेंड है सर, अप्रैल 2 तक के ट्रेंड है। इसमें कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसका इंपैक्ट इतना नहीं आता है, बाकी उसके पहले तक का बाकी पूरा इंपैक्ट आता है सर, पुराना सर्वे नहीं है ये। 3 महीने में आपने कहा कि अच्छा सुनिए, आपने कहा कि 3 महीने में सर्वे किया गया है, 2 महीने में सर। जहां तक मुझे मालूम है किसी गरीब की झोपड़ी में और किसी किसान के घर पर, चलते हैं, किसी गांव में आपका सर्वे नहीं गया है सर। मैं गांव के नाम बता दो भाई सर, सुनिए मेरी बात, पार्टी के प्रधानमंत्री, सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। नहीं आप, मैं माफी चाहूंगा आपसे इस पे रुकने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर गांव में नहीं गया, इनफैक्ट इस सर्वे की सबसे खास बात यही है कि गांव शहर तक ये सर्वे गया हुआ है, तभी मैं आपको सीट बाय एनालिसिस दे रहा हूं, जो आपको उठा के ब्रॉड नंबर नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सहारनपुर का भी एनालिसिस दे दूंगा, मैं आपको बागपत का भी एनालिसिस दे दूंगा सर, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान क्यों आगे हैं, अजीत सिंह क्यों पीछे हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको गांव के नाम भी दे दूंगा सर। और मैं ये तभी आपको ट्रेंड की जानने की सिद्धार्थनाथ सिंह रिस्पॉन्ड करें, जो नंबर दिखा रहे हैं पहले दोनों तरफ के रिस्पॉन्स ले लेते हैं, दोनों तरफ के रिस्पॉन्स लेते हैं। सिद्धार्थनाथ जनता पार्टी ने जो जनता के और ना पहले दोनों तरफ पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा कि मैं इस जनता पार्टी को काला धन, जीएसटी और ना नोटबंदी, गरीब और ना बेरोजगार, मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि इस अपने कमेंट के बाद एक फिर मेरे को उठना पड़ेगा क्योंकि दूसरा चैनल तैयार बैठा है, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता ये जो एक कहीं 2 सीट नहीं मिलने वाली, क्या बोले जी जनता पार्टी के बारे में चलिए आपने सीट दिखाई है, ये पूरा आकलन गलत है। अभी जब हवा चलेगी तो आप देखिएगा, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश और ना समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको बहुत कठिनाइयां हो रही हैं और उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है इनका महागठबंधन आज है या नहीं है। जिसके आधार पर इनका महागठबंधन था वो निषाद पार्टी थी, निषाद पार्टी आज इनका साथ छोड़कर वो हमारे साथ आ गई है, तो वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और सीटें मिलने जा रही हैं। धन बल से तोड़ने का काम किया है। देखिए एक चीज, वो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कह लीजिए, वो अगर आपको ये समझ आ गया है कि महागठबंधन आपका गठबंधन नहीं है, आप लोगों का एक ठग गठबंधन चल रहा था, उसको उन्होंने छोड़ा है। निषाद पार्टी के 17% 18% वो वोट शेयर रखते हैं, वो हमारे साथ आए हैं। जो इनका रुझान है वो एक इनका अपना रुझान है, हमारा आज भी अलग से मानना है, मगर आज भी इनके रुझान के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है। अक्रॉस उत्तर प्रदेश पर अगर मैं मुस्लिम वोटर्स को हटा दूं और जाटव वोटर्स को हटा दूं और यादव में अगर 80% यादव को हटा दूं, कोई भी अक्रॉस बाकी कास्ट नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी इफेक्ट नहीं है। तो जो बीजेपी सीट्स लूज कर रही है वहां पे जाटव एससी मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो मेजॉरिटी 45, 47, 48 तक पहुंचता है। उसके कारण यह कहना गलत है कि दलित बीजेपी के साथ नहीं आ रहा है। नॉन जाटव एससी लॉट ऑफ प्लेसेस पे, स्पेशली पासी, केवट, ये सब बीजेपी की तरफ रैली कर रहे हैं। और नॉन ये भी बता दीजिए, ठीक है, मैं पूरे जिले से आ रहे हैं, सहारनपुर मुजफ्फरनगर अमरोहा मेरठ गाजियाबाद, सहारनपुर में कितने पासी? सुनिए, सहारनपुर में पासी की बात नहीं, सहारनपुर के अंदर मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहे हैं इमरान मसूद और डॉक्टर फजील रहमान के अंदर। सर मैं वो भी बता दूंगा, सुनिए मैं जरा इनको सीट गिना दूं। सर अभी मैं कोई सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा, अच्छा एक चीज सुनिए, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, अच्छा एक और चीज सर ये है, आपने मैं एक चीज बोलूं, जो दलित है
अच्छा सर, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, मान लिया निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सर भी एक्सेप्ट करते हैं, आप लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा एक और चीज ये है कि आपका जो गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी सर सुनिए, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, सर ये एक और चीज सुनिए, आपके लिए अच्छे, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए एक और चीज मैं अगला देखिए मैं एक चीज अगला स्टेट है, रुके, अगले उसके बाद उत्तराखंड के उत्तराखंड देखिए ये सर्वे शो है, ये डिबेट शो नहीं है, आप जरा एक मिनट, इसलिए उत्तराखंड के 5 सीट के रुझान, मुझे कई सीटों का राज्यों के नंबर देने हैं, इसलिए इंतराबत कीजिए। उत्तराखंड जल्दी से चलते हैं। उत्तराखंड के कंप्लीट बीजेपी स्वीप, वहां पे जो भी आप देखें कि वहां पे दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, 2014 की तरह 5 रिपीटेड, वोट शेयर में भी बहुत फर्क नहीं आएगा, वहां पे प्लेन नरेंद्र मोदी इफेक्ट, और वहां के जो एमपीज हैं उन्होंने अधिकतर काम किया है, रूरल वोटर्स अधिकतर एमपीज के साथ में हैं, और कांग्रेस का वहां पे इतना नहीं है। मैं अगर आपको चाहूं तो एक हम लोग उत्तराखंड में अगर मैं तेरी गरवाल की बात करूं तो यहाँ पे माला राजा लक्ष्मी ने काफी काम किया, रूरल वोटर्स में काफी स्ट्रांग है, और साकेत जोशी की इतनी बड़ी पकड़ नहीं थी, और मेन मोदी इफेक्ट है पूरा उत्तराखंड के अंदर। अल्मोड़ा की बात करूं, ये अकेली रिजर्व सीट है, यहाँ पे फीमेल वोटर 70% तक बीजेपी के साथ जा रही बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी, और अजय टमटा जो है उसके खिलाफ उन्होंने काफी स्ट्रांग काम किया है अगेन रूरल वोटर्स के अंदर। वहीं मैं हरिद्वार की भी बात करूं तो वहां पे रमेश पोखरिया ने भी काफी स्ट्रांग काम किया है, और वहां पे जनरल एक पल्स है, तो यहाँ पे एमपीज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दर्शक याद रखें कि पिछली बार 55 से ज्यादा सीटें 58-59% यहाँ पे एवरेज वोट शेयर बीजेपी, तो बीजेपी क्लीन स्वीप है उत्तर प्रदेश में, इसमें शायद ज्यादा डिबेट की बात नहीं। अगली सीट बिहार का रुझान, अभी बिहार का बता रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त मेरे गेस्ट जरा बता दे कौन कौन है। घुसने नहीं दे रहे बीजेपी के लोगों को किसान, आप बताने का आगे बात कर रहे हो। सर जाट में भी यूपी में सर जाट में भी 60% तक बीजेपी के साथ जाट जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बागपत। कौन कह रहा जाट जा रहे हैं? सर जाट आरक्षण छीनने का काम बीजेपी ने किया, जाट को लटने के तैयार बैठा है, फसलों को नष्ट जो बुलंदशहर में पत्थर चले हैं इसका हर्जा खर्चा सर्वे का रिजल्ट दिखाया जा रहा है। आपको दबाने का काम करेंगे, इन्होंने पिछली बार आपका साथ दिया था, लेकिन अभी आपके बैकअप में आएंगे ये जाट समाज के लोग। अगर इस देश में बिहार का जाटों को किसी ने धोखा देने का काम किया है तो वो जाट आरक्षण छीन करके बीजेपी ने धोखा देने का काम किया है, और ये जाट जो है इसका बदला इस चुनाव में लेंगे उत्तर प्रदेश में। 16 राज्यों में जाट बीजेपी को हराने का काम करेंगे। सर कैमरा में लेके हमसे बात कर लीजिए। हाँ आप करिए बात, हमसे करिए, आप करिए कि ये सर्वे तो सुन लीजिए। नहीं सर्वे नहीं, आप मुझे बताइए, मायावती जी को चुनाव लड़ाइए, मायावती जी को चुनाव लड़ाइए, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ाइए? मायावती जी लड़ जाए चुनाव पहले, 60% मोदी जी को हराएंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोनों मंत्री मोदी जी को हराएंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। संजीव बालियान और डॉक्टर सतपाल सिंह दोनों चुनाव हार रहे हैं। सत्यपाल सिंह जरूर जीत है, पर संजीव बालियान काफी स्ट्रांग है। चुनाव नहीं है सर, ये जाटों का सम्मान। सर मैं आपको बताऊं सहारनपुर के अंदर क्या, सुनिए सर, चौधरी चरण सिंह के घाट का नाम मुजफ्फरनगर में सर सुनिए, उस जगह सम्मान के लिए सर वहाँ पे ये चल रहा है कि अजीत धर्मवीर जी बिहार के रुझान आप जरा नंबर सुन लीजिए। प्रदीप, बिहार के 40 सीटों में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बिहार के 40 सीटों के अंदर हम 28 to 33 एनडीए के लिए कर रहे हैं, और 7 to 12 यूपीए के लिए कर रहे हैं। इसका अगर मीडियन निकाले तो रफली 31 इज व्हाट 30 इज व्हाट एनडीए का हम कह रहे हैं। और इसका प्लेन अगर मैं दो बात करना चाहूंगा, मैं सीट वाइज बात करूं तो किशनगंज जहां पे 60% मुस्लिम्स आते हैं, वो सीट पिछली बार भी गई थी, इस बार भी जा रही है गठबंधन तरफ। मधेपुरा के अंदर बहुत स्ट्रांग फाइट है, अभी हमने पप्पू यादव की एज देखा है, वहां पे पप्पू यादव वर्सेस जेडीयू की काफी स्ट्रांग कंपटीशन है, वहां पे शरद यादव 3 नंबर पे हैं। वैशाली में बीजेपी का स्ट्रांग करंट है, परंतु वीणा देवी जो कैंडिडेट है एलजेपी की, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो बहुत स्ट्रांग एंटी टोटल नंबर आप बता रहे हैं, आप ऊपर ब्रॉड नंबर बताइए। 30 आप कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू की जो अलायंस है उसको 6.4% पॉजिटिव स्विंग होगा, बिल्कुल, और कांग्रेस आरजेडी जो अलायंस है वो सिर्फ 4.1% स्विंग होगा उनको। जी बिल्कुल, और आप इसलिए कह रहे हैं कि मतलब 45% से ज्यादा वोट शेयर।
बीजेपी एनडीए को मिलने वाली है। जरूर, पिछली बार भी अगर आप देखें जब जेडीयू नहीं थी तो रफली 38-39% वोट एनडीए के पास था, और पिछली बार जेडीयू के पास 16% वोट था जब वो सब में लड़ रही थी। तो अगर इस बार वो आधी सीट्स के अंदर 17 सीट्स के अंदर रखी तो उसका जो 6% वोट है वो कंप्लीटली जो ईबीसी वोट आता है जो नीतीश कुमार के साथ में है वो कंप्लीटली, और कुर्मी वोट जो 3-4% है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर कंसेप्चुअली भी देखें तो जो टेक ऑफ वोट एनडीए का है वर्सेस टेक ऑफ वोट आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस है उसका बहुत कम है। एनडीए का टेक ऑफ वोट 45% प्लस में आ जाता है, और जो टेक ऑफ वोट आरजेडी का है जो मुस्लिम्स और यादव्स का है वो 30-35 के बीच में ही रहता है। तो ये कंप्लीट क्लियर एज है, और इनफैक्ट हम तो अभी कंजर्वेटिव होके 30 कह रहे हैं क्योंकि कई जगह पे बहुत स्ट्रांग फाइट है जो हमने अक्रॉस दिखाई है। सर 40 सीट्स ही हैं। नहीं सर आपकी नहीं सर, देखिए अगले स्टेट पे चलिए, इसके बाद आप जी 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 एक मिनट। अजय आलोक हमारे साथ है और अभिषेक यादव हमारे साथ है। अजय आलोक और अभिषेक यादव, ये जो आप देख रहे हैं नंबर, इसको देखिए। जो नंबर आप देख रहे हैं इधर, जो वोट शेयर तो उन्होंने बता दी है, और नंबर इधर है कि 31 सीट बीजेपी अलायंस को मिलने वाली है और सिर्फ 60 सीट आरजेडी और कांग्रेस अलायंस को मिलने वाली है। अभिषेक यादव, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं अजय आलोक से बात करूंगा। जी जी बोलिए। नमस्कार, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा पूरा नाम अभिषेक बोलिए है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभिषेक झा बोल रहे हैं, पहले वो बोल रहे हैं, पहले अभिषेक झा बोल रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। जी 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 हाँ जी, देश की जनता बीजेपी को कंडेम कर सकती है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो सर्वे आपने किया है, वो सर्वे कहीं ना कहीं अगर आप गांव जाके करेंगे, गांव के सुदूर इलाकों में करेंगे। मैं कुछ देर पहले यूपी के सर्वे में देख रहा था कि आपने 5 लाख लोगों से मत लिया, आपने 8,000 लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश की एक दिन में। आप अगर गांव के इलाके में जाते हैं तो मैं अकेला हूं जो आप जाके सोशल मीडिया पे गांव के वीडियो शेयर कर रहा हूं, गांव की बोलिए तो ये गलत नहीं, आप एक बात को समझिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बिहार की, 10 करोड़ से ज्यादा की जनता है, उसमें यदि कुछ लाख को हम देखते हैं, आप अगर गांव के तबके में सुदूर देहात में जहां आप जा भी नहीं सकते, आपकी गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती, उन जगहों पर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोक लुभावन वादे किए थे और उन्हें जब पूरा नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी के नाम पर इतने गरीब तबके के लोगों को जेल में बंद करवाया, उनके मन में कितना आक्रोश है एनडीए को लेकर, और किस तरह से महागठबंधन में जो इतने सारे दल एक साथ एकत्रित हुए हैं, उनके प्रति जो उनका विश्वास है कि वो जो गरीबों की हकमारी जहां हो रही है, गरीबों के हक की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं, उस दल के साथ उनका समर्थन होगा। मैं इसीलिए इस तरह के सर्वे में कहीं से भी यह नहीं कह सकता हूं कि यह सर्वे पूरी तरीके से जायज है। अब आप जैसे शहर के इलाकों में चले जाएं, आप भारतीय जनता पार्टी को देखें कि जिस तरह से उन्होंने पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको लेकर जो राजनीति की, उसको लेकर जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की, संख्या नहीं बताई या अन्य तरह की जो चीजें की, वो चीजें करके जिस तरह से वो वोट पोलराइज करना चाह रहे हैं युवाओं का, ये किस हद तक सही है? आप अगर उन लोगों के बीच में जाएंगे तो वो सारे लोग आपसे बोलेंगे कि हाँ, हम भाजपा के साथ हैं। 1 फरवरी और 26 फरवरी में जो हुआ है उसके बाद के सर्वे तो ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। असल में जो आएंगे तो इससे भी ज्यादा अच्छे नतीजे। आप देखिए कि अजय आलोक 31 सीट भारतीय जनता, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जी अजय आलोक नंबर्स आप अजय आलोक को बताइए। तो ये डिबेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उम्मीद कर ये कोई डिबेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं सब लोग अपनी अपनी पारी में बोले तो अच्छा रहेगा, सबके लिए स्पष्ट रहेगा। बहुत अच्छी बात है, आपने सर्वे किए, आपके सर्वे को सलाम। लेकिन सच्चाई यही है कि 2009 में जब हम लड़े थे तो हम और भारतीय जनता पार्टी साथ में थे, रामविलास जी हमारे साथ नहीं थे। तब भी हम 31 सीटों पे थे। आज हमें 30 से 32, 29 से 28 से 31 दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो आपका सर्वे, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, अभी अभिषेक जी बोल रहे थे कि सुदूर गांव में जहां पे बिहार में रोड नहीं है, तो कौन सा गांव घूम के आए अभिषेक जी? एक एक गांव, एक एक टोले में हमने बिजली पहुंचा दी, ये रोड की बात कर रहे हैं। किसी भी सुदूर किशनगंज से पटना पहुंचने में आज 5 मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा कि यदि ऐसा होता है, एक यादव जी बोले, यादव जी को बोले, यादव और अजय आलोक, रुकिए ना इनको। 38 कैंडिडेट्स की जमानत तक जब्त हो जाती है, आपकी अकेले लड़ने की जो हैसियत है उस पर आपका क्या कहना है साहब? पूरा सीट पे आज की तारीख में तो लड़ाई ही नहीं है। शरद यादव और दिनेश चंद्र यादव अगर सामने होते तो लड़ाई होती। पप्पू यादव के बीच में घुसने से
दिनेश चंद्र यादव की तो सीधी एंट्री लग रहा है जैसे कि वो 80-90 पर किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। मधेपुरा की तो लड़ाई खत्म हो गई। एक्सीडेंट 90 लड़ाई है कहाँ? ये तो आप पहले कह रहे हैं ना। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि जब जेडीयू की बात आप करते हैं तो आखिर 2014 के जो परिणाम थे लोकसभा चुनाव के, जिसमें मात्र 2 सीटें आप लोग जीत पाए, 38 जगह कैंडिडेट्स की जमानत तक जब्त हो गई, ऐसी परिस्थिति में आप 2009 के परिप्रेक्ष्य में कैसे जवाब दे सकते हैं? एक लाइन सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट था और नीतीश कुमार जी थर्ड फोर्स थे, आज ये दोनों फोर्स मिलने से 53% एनडीए का वोट शेयर है। आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के वोट तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वह अपनी जीती हुई सीटों पर दोबारा उम्मीदवार उतारे। काफी हास्यास्पद है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी ऐसे सरेंडर के मूड में खड़ी है। किशनगंज एंड अररिया, नाम भी बता रहा हूँ, किशनगंज और अररिया को छोड़ करके, अरे सुनिए ना सर, अरे भूपेंद्र कुशवाहा को 1.5% वोट है, आपको पता ही नहीं। अरे 1.5%, देखिए कहाँ से क्या कमेंट करना है? आज उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के सबसे कद्दावर, सबसे मजबूत कुशवाहा वर्ग के लीडर हैं। मैं कुशवाहा वर्ग की तरफ हूँ, ये कहूंगा कि जब पिछले सबकी आवाज उपेंद्र कुशवाहा जी जितने भी पिछड़े हैं, आखिर मेरा सवाल है कि कितने कुशवाहा बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ है। भूपेंद्र यादव 3 बार जीते हैं, उनके लड़के मधुबनी से लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा हो गया था। झारखंड के 14 सीट पर रुझान प्रदीप भंडारी, झारखंड। बिल्कुल, मैं झारखंड और एक साथ झारखंड बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ बोलना चाहूंगा। झारखंड के अंदर वापस से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे भी बीजेपी एज पे है, यहाँ पे पूरा नरेंद्र मोदी का इफेक्ट दिख रहा है और ये इलेक्शन कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। 14 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिलेंगी, बीजेपी को 10 सीट मिलेगी, सिर्फ 4 सीट, 2 सीट हारेंगी। उनको 2014 में 12 सीट मिली थी, उसमें से 2 हारेगी, टोटल 4 हारेगी। जो 4 सीट जहाँ पे दिक्कत है, और कांग्रेस जेएमएम की जो अलायंस है, वो पूरा कांग्रेस जो उठा के वो जो बेसिकली जेएमएम जीत रही है और जेबीएम जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना इलेक्शन जो है आउटसोर्स कर दिया है। 1 सीट है, जेएमएम को 2 है, टुमका और राजमहल का। कुदावरा की अगर चैत्रा की सीट बात करें, अभी यहाँ पे कांग्रेस को एज है, अगर बीजेपी अपना टिकट चेंज कर देगी तो यहाँ पे फाइट हो सकती है। तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे आदमी बोल रहा है भैया मोदी को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये 4 सीटें जहाँ पे जेएमएम जेबीएम का इफेक्ट पड़ रहा है, जो एग्जैक्टली ट्राइबल पॉपुलेशन आती है, पर जो ओबीसी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिखता जाता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश के 29 सीट, देखिए प्रदीप जल्दी चल। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से मैं बात करूं तो सिर्फ 5 सीटों पे बीजेपी को दिक्कत है। एक अगर मैं ग्वालियर की एरिया के राउंड बात करूं, गुना की बात करूं, और एक आपके रतलाम की बात करूं, धार की बात करूं, और एक और सीट की बात करूं। बाकी अक्रॉस जो असेंबली का ट्रेंड था और नेशनल ट्रेंड में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। आदमी यहाँ पे अगेन नरेंद्र मोदी को देख रहा है, और ये 5 सीटों पे अंदर यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूं मध्य प्रदेश में ये क्या एनालाइज। जी सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश में असेंबली में भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, और उनको नहीं, उनको परसेंटेज ज्यादा नहीं थी। आप भी ना अवनीश जी, मैं जरा बता दूं, मेरा खुद का 0.1% ज्यादा थी, बिल्कुल, यानी कि 41.6%, 41.6% थी। कांग्रेस की 41.5% थी, और कांग्रेस को 5 सीटें ज्यादा मिली थी। इधर प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे 50% वोट शेयर मिलने वाली है, जरूर, जो 2014 के कंपैरिजन में 4.1% डाउन है। बिल्कुल, यानी कि 2014 से कम, मगर असेंबली से करीब 8% ज्यादा। बिल्कुल, इसका कारण क्या है, इसको बताइए। देखिए इसका बेसिक लॉजिक जो वहां पे कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, आप ये जब से देखिए किया है, ये मैनिफेस्टो से पहले का है जी। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा देशद्रोह के साथ है। देखिए देशद्रोहियों के साथ है। जरूर इसका आगे ट्रेंड पता चलेगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जो वोट शेयर असेंबली के अंदर कम हुआ था वो इसीलिए था क्योंकि वो कैंडिडेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी थी, और वो काफी चीज वोटा में गया था। नवीन जी, अरे आप देखिए क्या किया आपने, इसीलिए क्या किया है, ये 350 से पार हंस रहे होंगे,
देश के करोड़ों दर्शक हंस रहे होंगे, आप बोल क्या रहे हैं? बोल क्या रहे हैं? बोलने से पहले तो देखिए चारू प्रज्ञा ने अब तक कुछ नहीं बोला है। चारू प्रज्ञा, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जो ये कहना है 24 सीट मिलेगी 29 में से, है ना, और कांग्रेस पार्टी को 6 और 3 सीट में से मिलेगी, यानी कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होने के बाद तो मोदी हो रहा है मध्य प्रदेश में, यही लोग सोच सकते हैं। इसका नहीं, और उसकी वजह ये है कि जिताकर असेंबली इलेक्शंस में जनता पछता रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि जितना ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है, शायद उससे बेहतर ही भारतीय जनता पार्टी करके दिखाए वोट शेयर के मामले में, क्योंकि जनता परेशान है। आप मध्य प्रदेश राजस्थान घूम कर आइए, जनता परेशान है। वो परेशान 1 महीने के अंदर हो गई थी, इंतजार कर रही है कि कब लोकसभा हो और कब वो वापस मोदी जी को वोट दे पाए। अरे जितने प्रदेश के ओपिनियन पोल आए हैं, आप ओपिनियन पोल पर डिबेट कर रहे हैं। 23 मई को आप लोग क्या करोगे? बताना चाहता हूँ, वोट शेयर का लॉजिक क्यों बढ़ रहा है? आप देश आप ये देखिए, प्लान मोदी 14 में भी नहीं जितना आज 19 में हो चुका है। किसी भी प्रदेश में आप किसी भी गांव में जाइए, किसी से भी बात करिए, मैं एक पॉइंट धन्यवाद बता रहे हैं। कुछ होने वाला है। एक्सपर्ट, हम इसी के एक्सपर्ट हैं साहब, हमारा धंधा ही है। अरे पानी के हमारा धंधा यही है। एक व्यूअर्स को मैं एक पॉइंट बोल दूं। देखिए अर्नब जी, आपने एक सवाल पूछा था कि वोट शेयर, देखिए लोन माफी नेगेटिव जा रहा है सर। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश चारू मध्य प्रदेश के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 72% मध्य प्रदेश के लोग गांव में रहते हैं। बिल्कुल। और प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि ये जो एंटी फार्मर, एंटी पुअर, यानी कि गरीबों का विरोध करते हैं मोदी, हाँ किसान विरोधी है मोदी, ये बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये मतलब गलत लोग इसको पचा मैं आपको एक सेकंड असेंबली में बताता हूँ सर, 1 सेकंड 10 सेकंड। देखिए सर, मंदसौर में आ रहा हूँ, मंदसौर के अंदर मैं वही बोल रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन में सर मंदसौर सबसे ग्रामीण इलाका है, मंदसौर सबसे ग्रामीण इलाका है। मंदसौर के अंदर से पूरा किसान आंदोलन कांग्रेस का पूरा शुरू हुआ था, वहां पे अधिकतर सीटें बीजेपी असेंबली में भी जीती थी। जो असेंबली के अंदर हार थी वो एंटी SC ST वर्डिक्ट की और कैंडिडेट्स एंटी इनकम्बेंसी थी, वो कोई रूरल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। तभी 20 सीटें जो थी वो 5,000 6,000 कम से मार्जिन में डिसाइड हो रही थी। एंटी इनकम्बेंसी का एक सवाल का प्रदीप जी, आप सवाल पूछिए। अगला स्टेट हाँ, मेरा होम स्टेट है, पूछिए। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, जन की बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 10 सीटें मिल रही थी पिछली बार, 4 पे रह जाएगी। इस बार कितनी मिलेंगी? 4 से 5। ये तो बहुत बुरा हुआ बीजेपी। जरूर मैं ये बताना चाहूंगा, और ये एक खुलने वाला है। चलिए ठीक है, मैं ये बताना चाहूंगा, ये एक अकेला स्टेट है अक्रॉस, अगर मैं बात करूं तीनों के उसमें से, अब ठीक कि जो 4 अपार्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बीजेपी के अंदर हमें जो कैंडिडेट्स को वितरण किया है, वहां पे जो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा एंटी, मतलब एक पार्टी का बंदा दूसरे पार्टी के लिए वोट नहीं मांग के कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं अंडरग्राउंड पे। एक से मुझे बोलने दीजिए। और जो ट्राइबल वोट है और जो 80 वोट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। और जो कांग्रेस का मतलब जो भी यहाँ पे लोन माफी और ये सब बात करते हैं, वो एक स्टेट है जहां पे उसका प्रभाव दिख रहा है। रायपुर में नहीं दिख रहा क्योंकि वहां पे अधिकतर शहरी मतदाता आते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की साइड जा रहे हैं। रायगढ़ जा रहा है, दुर्ग जा रहा है और महासमुंद जा रहा है। ये 4 यहाँ, महासमुंद इसलिए जा रहा है क्योंकि जो साहू वोटर्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दुर्ग और रायगढ़ में जो रायगढ़ में जो पैतरा समाज है, जो ST है, वो वहां पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वहां पे काफी काम भी हुआ है। और जो दुर्ग है वो कहीं ना कहीं कोस्टल के पास आता है, वहां पे बीजेपी की वेव देखने को मिल रही है। तो जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के कारण लॉस नहीं हो रहा, वहां पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको लोग आधे लोग जानते ही नहीं है, कहीं पे कहीं ना कहीं, और बीजेपी के अंदर ही कहीं ना कहीं फाइट है जरूर। तो छत्तीसगढ़ में इट इज इंटरनल हाउस विच इज लीडिंग टू लॉस। ठीक है एक मेरे पास रिपब्लिक भारत पे जन की बात का सबसे सच्चा पोल, वेस्ट बंगाल हमारा अगला राज्य है। 42 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4 और तृणमूल कांग्रेस को 34, CPM को 2। इस बार प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं?
देखिए, बंगाल इस वक्त की अगर सबसे बड़ी कोई न्यूज़ है तो वो है कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के साथ बंगाल में वो कर रही है जो टीएमसी ने सीपीएम के साथ 2009 में किया था। तो बीजेपी जो है बंगाल के अंदर, अगर आप देखिए बंगाल को डिवाइड करें तो 2008-9 में जब टीएमसी राइज हुई थी तो पूरे ईस्टर्न साइड से हुई थी। बंगाल में जब बीजेपी जहां पे राइज हो रही है वो पूरा वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड से राइज होती है। 13 सीट मिल सकती है बीजेपी को। 12 सीट हम लोग का अभी का रुझान 12 सीट का है। और मैं अगर सीट गिराऊं, बड़ा रेंज दे दिया आपने, 11 से लेके 16। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो 6 हम लोग अगर ब्रॉड निकाले नंबर तो 12 का निकाले, वो बहुत कम मार्जिन की सीट्स हैं और वो धीरे बदलते हुए रुझान की बात है। अगर मैं शॉर्ट सीट्स की बात करूं तो पुरुलिया, झारग्राम, कृष्णानगर, बांकुरा, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, बालूरघाट, आसनसोल, दुर्गापुर, ये सब कहीं ना कहीं, और बैरकपुर, ये सब स्ट्रॉन्ग सीट है। मैं बताऊंगा क्यों। देखिए, जो भी हिंदी भाषी है बंगाली, जो हिंदी भाषी हैं, जो आसनसोल और उसके एरिया के आसपास आते हैं, वो मेजॉरिटी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ईस्टर्न साइड से अगर आप देखिए, बांगोन की साइड से जो मथुआ कम्युनिटी आती है वो कहीं ना कहीं इस वक्त वापस बीजेपी की साइड जा रही है। और जो ऊपर साइड में आप अगर कूचबिहार को हटा दीजिए जहां पे टीएमसी स्ट्रांग है, तो वहां पे जो टी वर्कर्स एक बहुत स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, वो कहीं ना कहीं अगेन बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। वेस्टर्न साइड में पोलराइजेशन और मोदी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइड में टीएमसी ने सुविधाएं नहीं पहुंचाई और वो कई सीट थी जो टीएमसी पहली बार 2014 में जीती थी और इस बार वो सीट सीपीएम से, और इस बार वो सीट बीजेपी की तरफ खिसकती हुई दिख रही है। जो टीएमसी का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो साउथ परगनास के एरियाज के अंदर नीचे की तरफ में ही है। तो सबसे बड़ी न्यूज मेरे लिए, मतलब हम लोग को भी देखने को मिली, हम तो पहले 9 दे रहे थे, पर सबसे बड़ी खबर इधर जो है, इन्होंने जो रुझान किया है वेस्ट बंगाल का, और इस पर अगर डिबेट करेंगे तो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि 31% वोट मिलने वाला है इस बार भारतीय जनता पार्टी को, जबकि तृणमूल कांग्रेस जिनको करीब 40% मिला था पिछली बार, इस बार सिर्फ 38%। मैं बताऊंगा, देखिए इसमें 38.5 समथिंग है, 38.5 है। देखिए हुआ क्या है कि बीजेपी नहीं, बिल्कुल देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स इज बेसिकली टीएमसी वोट एंड एंटी टीएमसी वोट। 2014 के अंदर जो एंटी टीएमसी वोट के जो भागीदार थे वो लेफ्ट थी और कांग्रेस थी, वो पूरी तरीके से लेफ्ट एज ए यूनिट डाइल्यूट हो गई और वो वोट काफी बीजेपी की तरफ चला गया है। जो ट्राइबल वोटर्स हैं जो अहमता की तरफ में कई गए थे 2014 में, वो इस बार बीजेपी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहां पे जो मैंने आपको बताया नॉर्थ साइड में सुविधाएं नहीं पहुंची, इसलिए टीएमसी का भी कुछ वोट कम हो रहा है। अगर आप 2008-9 की याद करें तो टीएमसी को रफली जब सीपीएम, चलिए जल्दी करते हैं, बहुत सीट्स को कवर करना है, बहुत स्टेट्स को कवर करना है। उड़ीसा के 21 सीटों का भी रुझान आप बता दें। जी, उड़ीसा के 21 सीटों में सिर्फ 1 सीट पिछली बार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, मगर इस बार प्रदीप भंडारी आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए इस बार बीजेडी अभी की स्थिति में लीडिंग पे है, परंतु बीजेपी ने मैसिवली गेन किया है। 8 से 12 हम लोग बीजेपी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राइट नाउ का नंबर 9 है और बीजेडी का 11 है और एक कांग्रेस को आ रही है। और अगेन इसमें मैं वापस से बोलना चाहूंगा, जो बंगाल में हुआ है उसका थोड़ा सा डाइल्यूटेड इफेक्ट हमें देखने को मिला है उड़ीसा के अंदर। अगेन जो पूरा एंटी बीजेडी वोट है वो बीजेपी कंसोलिडेट कर रही है और अगर पंचायत के बाद से पूरा शिफ्ट हुआ है। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो अगर मैं केंद्रापाड़ा, पुरी, कोरापुर, मयूरभंज, ढेंकानाल, ये कई सीटें हैं, भुवनेश्वर, कई सीटें ये सब हैं जहां पे बीजेपी काफी स्ट्रांग है 8 से 9 सीटों में। आपने प्रोजेक्ट जो किया है कि 7 से 11 सीट की जो इंक्रीज है बीजेपी की, मतलब कि 13% 9% वोट शेयर की इंक्रीज है, यानी कि बीजेपी बहुत पॉपुलर पार्टी होकर इमर्ज कर रही है उड़ीसा। अनव जी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इसका जो पीछे बेस हमें 2014 नहीं देखना चाहिए, हमें बेस जो पंचायत इलेक्शंस था वो देखना चाहिए। कहीं ना कहीं वहां से ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। ये क्या मोदी फैक्टर है? देखिए इसमें एक तो मोदी फैक्टर है और दूसरी चीज कहीं ना कहीं ये है कि जो एंटी बीजेडी वोट है वो कंसोलिडेट बीजेपी कर रही है। तो पिछली जो पहले एंटी बीजेडी वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ जाता था, वो कहीं अब बिल्कुल भी नहीं जाते हुए दिख रहा है और वो बीजेपी एज अ मेन ऑपोजिशन आ रही है। अगर ये दोनों स्टेट्स का एनालिसिस करके डिबेट शुरू करते हैं, हमारे साथ आज स्टूडियो में है विशाल शर्मा, गीता भट्ट, मोनिका अरोड़ा, संगीत रागी, दिनेश शर्मा, दीपक झा, संजीव कौशिक, सर्वेश तिवारी और सरदार आरपी सिंह है, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी है, विजय कौशिक है हरियाणा कांग्रेस के, अरविंद भारद्वाज हैं आईएनएलडी के स्पोक्स पर्सन हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा, पहले जो ये बंगाल और उड़ीसा के नंबर्स को अगर हम फोकस करें तो 20 से 21 सीट एक्स्ट्रा मिल रही हैं 2014 के कंपैरिजन में, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 23 से 25 सीट का घाटा हो रहा है। आप फोकस कीजिए इस पर। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितना घाटा हो रहा है उतना गेन हो रहा है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। यही कैलकुलेशन थी शायद अमित शाह की। क्या आपको लगता है, एक के बाद एक, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? पहले मैं इस तरफ पूछ लूं, क्या आपको लगता है पॉसिबल है? कौशिक जी आप बताइए। एक मिनट, संजीव कौशिक जी, दीपक झा जी आप बताइए, आपको क्या लगता है?
भारद्वाज जी आप बताइए। नहीं, आपने जो सर्वे कराया है, जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत करके और बड़े ही मशक्कत के साथ आपने सर्वे कराया है जी। मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ जी। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा गौर करेंगे तो अभी जनता के मन में जो सवाल है वो सत्ता से सवाल है जी, विपक्ष से सवाल नहीं है जी। सत्ता से सवाल है। और आपने जो एक मेंटेन करने की कोशिश की कि नहीं, यदि यूपी में यदि माइनस में जा रहे हैं या तो वो मेंटेन आपको बंगाल में दिखाई दे रहा है, लेकिन बंगाल में जो गढ़ जिसको आप किला ढहता हुआ देख रहे हैं, आप जब बंगाल में जाते हैं, मैं जाता हूं वहां पे, हमारे अपने लोग हैं, तो वहां की स्थिति जो है आप जो यहां के नज़रिए से देख रहे हैं वहां ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यूपी में निश्चित तौर पे आपको हानि होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुझे मेरा जो आकलन है उस आकलन के हिसाब से यूपी में आप माइनस मतलब जहाँ पे हानि हो रही है आप विश्वास करते हैं और जहाँ पे गेन हो रहा है आप विश्वास नहीं करते। नहीं, रागी जी आप डायरेक्टली कौशिक जी को बताइए। नहीं, ये आप डायरेक्टली कौशिक जी को बताइए। ये उनके लिए मुफीद है, वो 100% प्लस में जाते हुए बताएंगे। आप 100% प्लस में जाते हुए बताएंगे, मुझे पता है। कौशिक जी, और सरकारें भी आज बनवा दी जाएगी। मैं आप ही से बात करना चाहूंगा। अर्नव, देखिए, बंगाल की राजनीति और उड़ीसा की राजनीति दो अलग अलग राजनीति है। बंगाल की राजनीति में ममता इस बार वहीं पर गेन कर रही है जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन 50% से ज्यादा है, 60% के आसपास है। देयर इज ए कंप्लीट रिलीजियस पोलराइजेशन इन केस ऑफ बंगाल। प्लीज एक मिनट, शुरुआत वहीं से है, समापन वहीं मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अच्छा सुन लीजिए, सुनिए। कौशिक। और जो ओडिशा के अंदर है वहां पर देखेंगे कि बंगाल में जो सीपीएम का प्लेस था, पहले सीपीएम वर्सेस टीएमसी था, लेकिन वो सीपीएम की जगह जो है वो बंगाल में बीजेपी ने ले लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है। वहां पर कंटेस्ट बिटवीन सीपीएम है और कांग्रेस कहीं भी रास्ते में नहीं आती है। जो उड़ीसा की राजनीति है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स है। वहां पर बीजेपी ने गेन इसलिए किया है क्योंकि 15 साल का वहां पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है और वहां की जो लड़ाई है वो एक प्रकार के बीजेडी वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस वहां पर नहीं है। तो दोनों के बीच में हमको अंतर करना पड़ेगा। बंगाल की राजनीति में पोलराइजेशन इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा जो बंगाल के अंदर बसीरघाट के रागी जी सब कुछ एक साथ में। सर्वेशी दिल्ली के नंबर, दिल्ली के रुझान 7 सीट दिल्ली के। प्रदीप भंडारी देखिए, दिल्ली के अंदर हमें अभी इस पोजीशन में मैं कहना चाह रहा हूं जो हमारा आरआई रेंज 5 to 6 जो हमें है बीजेपी की तरफ दिख रहा है, 1 से 2 सीट का घाटा होते हुए दिख रहा है विदाउट द गठबंधन, क्योंकि यहाँ पे 2 सीट्स हैं जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के खिलाफ। आपने अज्यूम करके क्या किया दिल्ली में? आपने क्या अज्यूम किया है कि कांग्रेस आप में अलायंस है कि अलग अलग लड़ रही? नहीं, अलग अलग लड़ रही। तो अगर अलग अलग लड़ रही हो तो फिर बीजेपी को 5 या 6 सीट मिलेंगी। जी बिल्कुल। अगर अभी भी पता नहीं है, अगर एक साथ लड़े तो देखिए, ये जो कम हो रही है, ये बेसिकली कम इसलिए हो रही है कि कोई दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे इनके कैंडिडेट के खिलाफ काफी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है। तो अभी टिकट वितरण यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर टिकट्स चेंज हो जाते हैं और चीजें डिफरेंट होती है तो सिचुएशन अलग होगी, पर यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रांग है। दूसरी चीज, तो ये मेरा मेन कारण है। और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जुग्गी वोटर्स काफी आते हैं उन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, तो वो एक मेन फैक्टर हमें देखने को मिला। जी आरपी से मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली से बताया रहा हूं। बोलिए। मैं ये अलायंस करें तो नहीं करें तो, ये तो करेंगे तो भी जूता खाएंगे, नहीं करें तब भी जूता खाएंगे। हालत ये है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल जूता खाएंगे, बिल्कुल लोग इनको जूता मारने को चाह रहे हैं। कौशिक जी नहीं है, अरे कहावत है, जूता खाएंगे पे इनको। अरे सुनो दोस्त, हकीकत है, आप झुग्गी में चले जाइए, झुग्गी में लोग उनको जूता मारने को तैयार खड़े हैं। आज अरविंद केजरीवाल को शर्त लगाकर कहता हूँ, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाए और वहां जाकर कहते हैं अरविंद केजरीवाल, लोग, ये कहावत है कि लोग जूता मारने को तैयार बैठे। दूसरी बात सुन लीजिए, और ये और मैं आप बैठेंगे 23 तारीख को, दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। दिल्ली की जनता पूरी जागरूक है। जो दिल्ली के अंदर और जो पिछले 3 महीने से कभी समझौता नहीं, केजरीवाल का बड़ा सीधा खेल है, वो समझौता कर कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंपेंगे, समझौता करेंगे। जो कांग्रेस सूखे उसको चाटेंगे, वो बुरा लगेगा आपको। प्लीज ऐसी भाषा मत बोले। आरपीजी ये भाषा ना बोले, आरपीजी ये भाषा ना बोले। विरोध करता हूँ, मर्यादा में रहना चाहिए। मुझे बताइए, जब मोदी जी को हरा दिया था दिल्ली की जनता ने, तो क्या ये माना जाए जनता ने जूता मारा था बीजेपी को? गलत बात है। आप देखिए,
मुद्दों की बात पर आई है, आपको अपनी बात कहने का हक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने क्यों खाई? संगीत वो बोल रही है, राजधानी में आज बैठी जनता है, उसको मालूम है क्या हो रहा है, वो सब सोच रही है, समझ रही है, पढ़ी लिखी जनता है, बहुत जागरूक जनता है। एक बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ की, और वहाँ आप और कांग्रेस का आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि उनका वोटर बेस तो सेम है, वही वोटर बेस आपकी तरफ भी है, वही वोटर बेस। आज हमारे पास अतुल कृष्णन, एक मिनट अतुल, गीता आज की सबसे बड़ी हेडलाइन मेरे हाथों में है। अतुल कृष्णन हमारे साथ स्टूडियो में है, और जो सबसे बड़ा घोटाला देश का हुआ था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, जिस पर 2019 का चुनाव लड़ने जाया जा रहा है, उसमें पता चला है कि सारा घोटाला कांग्रेस समय में प्रधानमंत्री पर दबाव डाला जा रहा था पार्टी के थ्रू, और ब्रिटेन की सरकार ने दबाव डाला था यूपीए चेयरपर्सन के थ्रू मनमोहन सिंह पर। इस पर खुलासा कर रहे हैं, कागज उनके साथ है अतुल कृष्णन। अतुल जी देखिए, दस्तावेज जो है इसमें डिटेल बताइए। हमने तैयार नहीं किया, बताइए जोर से इन्वेस्टिगेशन करके ये चार्जशीट फाइल की है। उसने ये बताया है ईडी ने कि किस प्रकार से क्रिस्टन मिशेल जेम्स जितने भी यूपीए के टॉप लीडर्स थे, एलिट क्लास लीडर्स थे, उनको इन्फ्लुएंस किया हुआ था। एलिट लीडर को इन्फ्लुएंस किया हुआ था, और उन्होंने प्रेशराइज किया था देन पीएम, फॉर्मर पीएम, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी को कि वो क्रिस्टन मिशेल जी के लिए काम करें। तो ये डेफिनेटली ईडी की ये चार्जशीट आज रिवील करती है कि यूपीए के जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं क्रिस्टन मिशेल जेम्स के लिए काम करते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये चार्जशीट कहती है जो ईडी ने फाइल की है। ये चार्जशीट में क्रिस्टन मिशेल ने बोला है। विशाल चिल्लाओ मत, विशाल प्लीज मत चिल्लाओ, जरा मेरी बात सुनिए, जा सुनिए मेरी बात, जा जी रुके। इधर क्रिस्टन मिशेल ने बोला है कि मैं 1986 से मिसेस गांधी को जानता हूं। क्रिस्टन मिशेल ने यह भी बोला है कि एपी यानी कि अहमद पटेल, एफएम यानी कि फैमिली। अब ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया, और क्रिस्टन मिशेल ने कहा है कि जो इटली की औरत है उनके बेटे के साथ मीटिंग हुई थी, और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री पर दबाव डाला गया था यूपीए चेयरपर्सन के थ्रू, और ब्रिटेन के जो दूतावास है वहां से प्रेशर डाला गया था यूपीए चेयरपर्सन के थ्रू, यानी कि सोनिया गांधी के थ्रू। किस पर? मनमोहन सिंह सरकार पर। इससे बड़ा खुलासा नहीं हो सकता है, इस पर बातचीत कल होगी। अगला सीट हरियाणा, 10 सीट, प्रदीप भंडारी। देखिए, हरियाणा के अंदर बीजेपी अपना पिछली बार का जो परफॉर्मेंस है 7 सीट्स का वो रिपीट करते हुए दिख रही है हमें, और यहाँ पे सिर्फ 3 सीट जो है रोहतक, सोनीपत और हिसार, जहाँ पे कहीं ना कहीं फाइट है। हिसार के अंदर जेजेपी जो है वो स्ट्रांग है, यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है, तो अभी कहना मुश्किल है, अभी यहाँ पे लीडिंग नहीं है। रोहतक के अंदर थोड़ा सा अभी भी हुडा को एज है, पर पिछली बार की जो मार्जिन होगी वो कम होगी। और एक और सीट है सोनीपत, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें लोगों ने माना था कि इस बार कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा हरियाणा का कंसेप्ट ये कहना चाहिए, पंजाबी बेल्ट पूरी की पूरी है। पूछिए, बोलिए। खुलासा कर देता हूं। सबसे पहले तो वहां मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही रहेगा, ये बड़ा एक सत्य है, क्योंकि अन्य दल समाप्ति की कगार पर हैं। चौटाला परिवार की जो आपस में जूतम पेजार है देश के सामने है, और एक दूसरे पर ही उनकी सारी सिर्फ एक सीट है विजय जी जहाँ पे जेजेपी स्ट्रांग है, बाकी 8 से 9 सीटों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही है। भाजपा वाले ही मंजूर कर रहे हैं, ठीक है जी, उनकी आपस की है, भाई साहब पूरा देश देख रहा है। और हरियाणा में 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। इसके रोहित अग्रवाल है, आरएलडी के स्पोक्सपर्सन है, आरएलडी के प्रवक्ता है रोहित अग्रवाल। जरा सब दूसरों की बात सुन लीजिए, 1 मिनट जी। रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं प्रदीप भंडारी से कहूंगा आपको फिर से जो आईएनएलडी, आरएलडी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के जो रुझान है उसके बारे में जरा बताइए इनको। हम लोग के अभी आप रोहित जी बताना चाहता हूं कि अभी एस्टिमेट के हिसाब से 7 से 8 सीट बीजेपी जीतने वाली है। हरियाणा के अंदर हमारे हिसाब से 1 से 2 कांग्रेस की तरफ है और 1 जेजेपी की तरफ जाते हुए दिख रही है, और वो भी हिसार की सीट है। बाकी पूरी सीट पे डायरेक्टली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की फाइट देखने को मिल रही है, और जितना भी नॉन जाट वोट है वो बीजेपी की तरफ अधिकतर जा रहा है। रोहित जी को बोलने दो। रोहित जी, देखिए, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के ऊपर अत्याचार किया है और जाट आरक्षण के अंदर उनकी बात नहीं सुनी गई है, उस तरीके से अगर किस तरीके से आपने
ये एनालिसिस किया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, जाट बिल्कुल जा रहे हैं, पर सर जाट वोट से इस बार का नहीं चुनाव है। जाट बेल्ट इस बार बीजेपी का जो अपार्ट फ्रॉम द जाट है, जो पूरा पंजाबी बेल्ट है, नॉन जाट है, उसी के कारण आया है। जाट तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं कह रहा हूं नॉन जाट है। जाट जो है हर सीट को प्रभावित नहीं करता, तभी असेंबली के अंदर भी बीजेपी की जो विक्ट्री हुई थी वो नॉन जाट की स्ट्रैटेजी से हुई थी। तो ये आपसे मैं कह रहा हूं, आप जाट की जो बात करें ठीक है। पंजाब के सीटों पर अगला स्टेट है पंजाब। टाइम नहीं है। पंजाब के 13 सीटों पर, पंजाब पे 13 सीटों पर रिजल्ट कैसे आएंगे? मजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ है, संजीव कौशिक, दिनेश शर्मा, सरदार आरपी सिंह, प्रदीप बताइए। देखिए, जैसे एक छत्तीसगढ़ जो स्टेट था जहां पे कांग्रेस गेन करते हुए हमें दिखी थी, ऐसे ही पंजाब एक स्टेट है जहां पे हमें अधिकतर कांग्रेस जो है गेन करते हुए दिख रही है। और अपार्ट फ्रॉम जो अकालीस का गढ़ है, वहां पे जो 3 सीटें हैं जहां पे उनका प्रभाव पड़ रहा है, पर लार्जली अपार्ट उसके वहां पे कोई ऐसा वेव इलेक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है पंजाब के अंदर। वहां पे कैंडिडेट बेस्ड दिनेश शर्मा जी, आप इससे एग्री जहां पे अधिकतर कांग्रेस के फेवर में शर्मा जी, आप मानते हैं इसको? और कैप्टन अमरिंदर सिंह का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है हमें। देखिए, ऐसा है कि आप जो कहें मैं उससे सहमत नहीं हूँ ना, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 10 सीट है फिर भी सहमत नहीं, आप अपना सर्वे आप चलाएं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, जो 2014 में जो हवा आप लोग बताते थे या मोदी जी की थी, अब लोग उनसे पूछेंगे कि आपने हमको धोखा दिया, हमारा कार्य कौन सा किया? इनका मैनिफेस्टो लेके खड़े हैं 2014 का, क्या जवाब? एक मिनट सरदार आरपी सिंह रिप्लाई करेंगे। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, और बिल्कुल एक बात कही है, मैं सरदार जी, एक भी आदमी डायरेक्टली बोलिए, एक भी आदमी डायरेक्टली बोलिए आरपी सिंह। 50 करोड़ विकास नहीं, आपने विनाश किया और आपने सही कहा कि आप पब्लिक को जूता मारे, आपके एमपी ने जूता मारा, आपके विधायक को जूता मारा, आप भी जूता मारे पब्लिक को, सब देख रहे हैं आपको। आप लोग कर रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई हवा नहीं है, कोई हवा नहीं है। मिशेल पे इलेक्शन हो रहा है, पहले चाय वाले पे इलेक्शन था, आज चौकीदार पे। कहां ले जा रहे राजनीति को? क्या करोगे? आज जूते मार के करोगे? गरीब लोगों के जूते मारोगे? आपका एमपी जूते मार रहा है। कभी हुआ नहीं। यूपी में आपके एमपी ने एमएलए को जूते मारे, आपके एमएलए को जूते मारे, आप जनता को जूते मारे। सर्वेश जम्मू कश्मीर के 6 सीट, प्लीज फोकस कीजिए। जम्मू कश्मीर के 6 सीट, रुको विशाल, नो, जम्मू कश्मीर के 6 सीट। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैं उधमपुर और जम्मू की सीट बात करूं, वहां बीजेपी को जारी लय पिछली बार 35 वोट से बीजेपी जीती थी, क्योंकि कांग्रेस में आपसी 2 गुट बन गए थे, पर लय की सीट इस बार कांग्रेस की तरफ जारी है। कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में अनंतनाग की जो सीट है वो पीडीपी निकालेगी, महबूबा मुफ्ती यहां से कंटेस्ट करी, और बाकी वहां पे स्ट्रॉन्ग एंटी पीडीपी वोट पूरा एनसी कंसोलिडेट कर रही वैली के अंदर। जी, मैंने मजिंदर सिंह सिरसा को नहीं पूछा कि उनको पंजाब के रुझान कैसे लगे, जहां पे कहा गया है 9 से 10 सीट जी, और इसके साथ हिमाचल प्रदेश के नंबर भी बता दीजिए आप, उसके बाद में सिरसा जी से रिस्पॉन्स लूंगा। हिमाचल प्रदेश में आप कह रहे हैं 4 में से 4 सीट। देखिए, जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे मैंने उत्तराखंड में भी बोला था कि बीजेपी स्वीप कर रही है, वही की वही चीज कहीं ना कहीं हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिली, जहां चारों की चारों सीट बीजेपी स्वीप कर रही है, और वहां पे सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, वहां के उनके एमपी ने काम भी किया है। तो उत्तराखंड और हिमाचल मजिंदर सिंह, पंजाब के लोग इस बार अकाली दल से नाराज क्यों हैं? नहीं, मैं अर्नब जी नहीं मानता कि कोई नाराज किया। देखिए, अगर आपके सर्वे में आप दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को 1 सीट, मुझे लगता नहीं कि उनकी कहीं 2-4% वोट बैंक भी बचा हो। दूसरी बात, पंजाब का जो हमने अब तक ट्रेंड देखा है वो बड़ा स्पष्ट ट्रेंड रहता है। मान को एज है बिकॉज़ ऑफ द रूरल वोटिंग। हाँ, हो सकता है। पार्टी का कंप्लीट रिजेक्शन है दिल्ली और पंजाब में। क्या हम देखिए, मैं बता सकता हूँ 6 सीटें तो ऐसी हैं जो अकाली दल 100% जीतेगा, और 2 सीटें ऐसी जो बीजेपी 100% जीतेगी। 8 सीटों में तो कोई डाउट ही नहीं है। फिरोजपुर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहब, अनंतपुर साहब और यहाँ पे लुधियाना, ये 5 सीटें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लीन स्वीप हैं। और उसके बाद तरनतारन सीट जो हमारी खडूर साहब सीट, और बीजेपी की अमृतसर और गुरदासपुर और होशियारपुर, डाउट ही नहीं है। लेकिन ऐसी 8 सीटें हैं, 6 अकाली दल की और 2 8। मैं समझता हूँ ठीक है, इनके अपने एनालिसिस होंगे, मैं इनको चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन एक बड़ा स्पष्ट है कि अब तक जितनी बार भी पंजाब को लेकर कोई भी सर्वे हुआ, मैंने आज तक उसको पुख्ता नहीं पाया, क्योंकि पंजाब के लोग हमेशा सरकार के पक्ष में बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तब रिजल्ट कुछ डिफरेंट। राजस्थान के 25 सीटों में
क्योंकि वहाँ पंचायत पिछली बार 25 में से 25 सीटें पिछली बार राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को गई थी और उनको करीब 55% वोट शेयर मिला था। इस बार कैसी स्थिति है? देखिए, इस बार मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछली बार जब भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इफेक्ट था, तभी जो असेंबली इलेक्शन के अंदर बीजेपी को बहुत करारी हार नहीं हुई थी और कांग्रेस 100 के नीचे आई थी। अपार्ट फ्रॉम सीकर, दौसा और आपकी क्या कहते हैं अलवर की सीट ले लीजिए और 2 सीट और जोधपुर के आसपास ले लीजिए जहां कांटे की टक्कर है। बाकी पूरे अक्रॉस स्टेट में इट इज अ नेशनलिस्ट इलेक्शन जो पूरा हो रहा है, पूरा नेशनलिस्ट चुनाव हो रहा है राजस्थान का और मिनिमम 19 से 22 सीट जो है बीजेपी आराम से निकाल रही है। वो जो 3 सीट सीकर की एक सबसे रेड सीट है, उसके बाद आपकी एक अलवर की सीट है, दौसा की सीट है। ये जो एरिया है यहाँ पॉकेट्स में कांग्रेस स्ट्रांग है और पहले से भी रही है और इसीलिए हम लोग को ये अभी जो ग्राउंड में यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का ज्यादा देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम ये 4 सीट हटा दें हम तो कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में इट इज नरेंद्र मोदी विच इज ड्राइविंग। और ये बात मैं कह दूं कि अगर आप 2018 के असेंबली इलेक्शन को भी निकाल के उसके डेटा को यूज करें तो भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों में आगे थी और कांग्रेस 12 सीटों में आगे थी, मगर मोदी इफेक्ट सिर्फ नेशनल इलेक्शन में होता है, असेंबली में सारी बात बदल जाती है। देखिए, आप अगर पूरे इलेक्शन को मोनिका जी, विशाल जी और झा जी अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये बात उभर के आती है कि मोदी फैक्टर 5 से लेकर 8% वोट मोदी फैक्टर के कारण ही आता है और इसीलिए 5 से 8% वोट एक्स्ट्रा आ जाती है मोदी फैक्टर के कारण। विशाल देखिए अर्दम जी, ये जो मार्जिनल ऑगमेंटेशन ऑफ वोट्स है, दिस डिफाइंस अ मार्जिन ऑफ विक्ट्री और यही है जो बीजेपी को लास्ट माइल, जैसे हम रेस में देखते हैं कि 400 मीटर की रेस है, लास्ट 50 मीटर में जो आगे निकल जाता है वो जीतता है। लेकिन दीपक जी मेरा एक प्रश्न है प्रदीप भंडारी से। नहीं दीपक रुको, विशाल रुको। अभी भाजपा क्या है, कलंक पार्टी बन चुकी है। कलंक नहीं, आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब आप किस दुनिया में रह रहे हैं? भाई साहब ये गलत है, अर्नब ये गलत है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? गलत है। भाई साहब ऐसा बात नहीं करो, ऐसा नहीं, भाई साहब ऐसा नहीं। एक साथ मोनिका को बोल रहे नारे थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। भारत का जो मतदाता है वो इतना समझदार है, उसको पता है असेंबली इलेक्शंस में कैसे वोट करना है और नेशनल इलेक्शंस में कैसे वोट करना है। आज जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की विकास की नीतियों के नाम पर है। वो बात कर रहे थे विकास या विनाश। आप मुझे बताइए 30 करोड़ बैंक अकाउंट किसने खोले थे? आप मुझे बताइए। आपके राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज 1 रुपया भेजते हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1 रुपया पहुंचता है। क्यों अब तक महिलाओं के लिए 9 करोड़ टॉयलेट्स नहीं बने थे? बात करते हो विमेन की, आप बताइए आयुष्मान योजना 5 लाख तक पैसा मिलेगा, इलाज मुफ्त होगा 50 लाख लोगों 15 लाख लोग ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं, 50 करोड़ लोगों को। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ डेटा पे बात करो, स्टैट्स पे बात करो कि जहाँ चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। और गुजरात के 26 सीटों पर, गुजरात के 26 सीटों, मनमोहन सिंह ने ऐसा देश बनाया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और मोदी ने क्या किया? गुजरात के 26 सीट, गुजरात में 26 सीट है। 26 सीट में से पिछली बार 59% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार क्या रुझान है प्रदीप भंडारी? देखिए इसमें और हमारे साथ इस वक्त है निशांत वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करते हैं। जी देखिए जरा एक मिनट रुकिए, पहले नंबर देखिए, मैं कहना चाहूंगा गुजरात में अक्रॉस नरेंद्र मोदी की वेव दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम जो 4 सीट नरेंद्र मोदी की वेव, अपार्ट फ्रॉम 4 सीट जहां पे लोकल फैक्टर्स काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। जहां पे अमरेली की बात करूं तो पाटीदार फैक्टर काफी स्ट्रांग है, वो परेश धनानी को सपोर्ट कर रहा है। पंचमहल की सीट बात करूं तो जो आदिवासी वहां को पीने की पानी की स्ट्रांग समस्या है और वो कहीं ना कहीं इस बार वो बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो देख के लोग वहां पे अधिकतर वोट करने की बात कर रहे हैं। वहीं मैं अगर बात करूं आनंद की तो वहां पे दलित, मुस्लिम, कोरी और क्षत्रिय, मैं कह रहा हूं
122 सीटें बीजेपी को आ रही है गुजरात के अंदर, 4 सीटें जो हैं अभी वो रेड, येलो और रेड जोन के अंदर है। आप ये कह रहे हैं इसके बावजूद कि पिछली बार असेंबली इलेक्शंस में 42% वोट कांग्रेस पार्टी को मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें असेंबली में मिली थी। इसके बावजूद आप कह रहे हैं जरूर कि सिर्फ 3 सीटों का नुकसान है, 3 या 4 सीटों का नुकसान होगा। 4 सीटों। निशांत वर्मा के साथ डिबेट करेंगे। संगीत रागी 1 मिनट। निशांत और संगीत रागी बस प्लीज। निशांत देखिए, मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्रदीप जी जिस तरीके की फिगर्स दिखाते हैं उसको मैं सिरे से नकारता हूं। उसका एक कारण आपको बताऊं। जैसा कि इन्होंने कहा, मैं बीजेपी को बहुत पसंद करता हूं, जो कि सच नहीं है, लेकिन गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। आप पता नहीं कहां से अमरेली और आणंद और राधनपुर उठा लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 26 की 26 जा रही है। और इसी का रिफ्लेक्शन, अलाउ मी टू कंप्लीट, मुझे अपनी बात रखने दे, नहीं तो ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये एक ओपिनियन पोल है, इस पे बात करनी चाहिए। इसीलिए जब राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है, बंगाल है, यूपी है, जब वहां की आप बात करते हैं तो प्रदीप जी ये पता नहीं कहां से आप उड़ी उड़ाई बातें ले आते हैं। गुजरात में एक भी सीट कोई नहीं जीत रहा है। आपको क्या मालूम कि इसमें भरूच समय क्या चल रहा है? भरूच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सीट जहां पे कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन वहां भी नहीं जीतेगी। आप तो हमने दी भी नहीं है। अरे निशांत जी प्लीज यार, पता ही नहीं कि वहां का कॉम्बिनेशन क्या है। आपको ये नहीं पता है कि अमरेली में जो मेन वेव लाता है वो है कोहली। अरे डोंट अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। क्या भरूच एपी होगा? विशाल रुको, आप कहां से फिगर्स लाते हैं? आप सुनिए ना, कोई बोल रहे हैं आप उनको सुनने की वे नहीं। आपकी 26 की 26 बीजेपी को जा रही है। आप बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए कहां इस तरीके के नंबर्स लाते हैं? भैया मैं बाकी लोग जैसे सर्वे नहीं करता हूं जो बैलेंसिंग एक्ट करूंगा। के सही नंबर दिखाइए। निशांत मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं। तो फिर कितना आपका सैंपल था गुजरात का सैंपल साइज क्या था आपका? गुजरात का सैंपल साइज क्या था? एक सीट में यहाँ 10 से 12 लाख वोटर होता है। इलेक्शन हो जाता है और जहां 2 पार्टी 4 करोड़ वोटर होता है और प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी और 6% का जो गैप है वो सीटों में इतना बड़ा स्वीपिंग चेंज करता है। यही कारण है कि गुजरात के अंदर इतनी ज्यादा सीटें, राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही है। ये स्टैटिस्टिकल है। आप कोरिलेशनल थियरी को आप इसे में लगा करके और परसेंटेज ऑफ वोट्स को आप इसे ट्रांसलेट कीजिए, आपको निशांत आपको पता लग जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो आप प्रदीप पर आप सटैरिकल बात कर रहे हैं। सटैरिकल बातें रुके प्रदीप जो कह रहे हैं वो रुके बात कह रहे हैं। प्रदीप जो कह रहे हैं बहुत सिंपल बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत बड़ा है और ऐसी सीटों में जहां 2 पार्टी सिस्टम में होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाता है, वहां 5-6% का जो अंतर है। महाराष्ट्र के 48 महाराष्ट्र के 48 सीट्स में दिनेश जी महाराष्ट्र के 48 सीटों पर महाराष्ट्र के 48 सीटों के रुझान प्रदीप। महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं हमें जो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। 33 से 39 के बीच में अगर अभी सीट्स आ रही है जिसका मीडियन 37 आता है। और इसका सिंपल लॉजिक यही है कि जो एनसीपी है जो अपने थोड़े बहुत स्ट्रांग एरियाज हैं, मैं बारामती आप कह रहे हैं एनडीए को 5 सीट कम मिलेंगी पिछली बार से 5 सीट कम मिलेंगी। और वो इसीलिए कारण है क्योंकि जो शिवसेना का स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी के स्ट्राइक रेट से इस बार कंपैरेटिवली कम हमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि कहां मेजॉरिटी जो एनसीपी गेन कर रही है वो बारामती, सतारा, कोल्हापुर के अराउंड एरियाज में गेन कर रही है। और एक जो 2 प्लेसेस जहां पे दिक्कत है शिवसेना के खिलाफ और वो काफी स्ट्रांग हिंगोली और परभनी बेल्ट की तरफ आती है। और गाडरी चोली और चिमूर एक सीट है जो अभी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एज में जाती हुई दिख रही है यूपीए की तरफ, पर वो 51 सीट है जो चेंज हो सकती है। और सिंपल लॉजिक यही है कास्ट वाइज की जो मराठा है मेजॉरिटी बीजेपी की तरफ जा रहा है और ओबीसी मेजॉरिटी काफी हद तक बीजेपी की तरफ जा रहा है। मनीषा कायंडे शिवसेना के और आसिफ भामला हमारे साथ हैं। शिवसेना के मनीषा कायंडे हैं, आसिफ भामला है हमारे साथ, है ना। और मैं एक मिनट अरे एक मिनट में पूछ लूं। और जितेन गजारिया जी है भारतीय जनता चैनल पे रिजल्ट बना दे। देखिए आपको
मनीषा कायंडे जी और जितेन गजारिया जी जो वोट शेयर दिखा रही हैं जन की बात पोल में, उसमें है कि 45.5% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस को मिलेंगी, यानी कि 5% वोट, करीब 6% वोट कम मिलेंगी। फिर भी आपको आराम से आप वहां पे आपकी लीड है, 37 सीट्स आपको मिलेंगी और जो कांग्रेस अलायंस है उनको करीब 11 सीटें मिलेंगी। जी मनीषा कायंडे, जितेन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इन रुझानों पर? ये जो अलायंस बनी है उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच में, काफी फायदा हो रहा है लगता है। ये जो आपने सर्वे के रिपोर्ट दिखाया है, मैं कहना चाहती हूँ ये जो 37 सीट्स कह रहे हैं, ज्यादा सीटें मिलेंगी, 39 नहीं, लगभग 41 सीट्स बीजेपी शिवसेना को अलायंस को मिल सकेगी। और इसमें अब ये अब का रिपोर्ट है, और क्योंकि महाराष्ट्र में 4 फेज में इलेक्शंस होगा, तो पहला फेज 11 है, लास्ट 29 है अप्रैल का, तो उसमें और ये वोट शेयर बढ़ने वाला है और इससे बेटर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। जितेन जी, और मैं आपको अगर मैं कहूं तो थोड़ी सीट वाइज देखता हूं तो इन्होंने जो हिंगोली कहा कि हिंगोली कांग्रेस की तरफ जा सकती है, तो हिंगोली के अंदर कांग्रेस का सिटिंग एमपी उन्होंने लड़ने से मना कर दिया हिंगोली के अंदर, तो वो एक सीट का बात हुआ। उन्होंने जो बारामती, सातारा और कोल्हापुर की बात कही कि वहां पे एनसीपी है, तो वो तीनों सीट लास्ट टाइम भी एनसीपी के पास थी, लेकिन इस बार इन तीनों में उनको झटका लगेगा। बारामती विल सरप्राइज, मैं आज यहाँ पे भविष्यवाणी करता हूँ, बारामती विल सरप्राइज द नेशन दिस टाइम राउंड। मतलब इस बार देश को एक बड़ा झटका बारामती देगा। मेरे हिसाब से 42 से लेकर 45 का बीजेपी शिवसेना का आंकड़ा होगा, देखिएगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि दिन ब दिन कांग्रेस के अंदर का अंतरकलह बढ़ता जा रहा है। उनके बहुत सारे बड़े नेता, बहुत सारे बड़े घराने टूट रहे हैं और वो उसका असर आप नीचे भी देखेंगे। और बहुत सारी सीटें इन्होंने जो कही, परभणी, आसिफ बामला, सब वहां पे खुद कांग्रेस को हराने में लगी हुई है। आसिफ बामला, सातारा के अंदर उज्जैन राज्य, महाराष्ट्र एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। ग्रामीण, आप जरा आप खत्म करें तो मैं अपनी बात रखूं। महाराष्ट्र एक कृषि महाराष्ट्र एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। ज्यादातर सीटें 40 सीटें ग्रामीण भाग में रही है और कृषि प्रधान राज्य रहने के कारण जो किसानों की समस्या है इतनी ज्यादा रही है, उनके कर्जा माफी को लेकर, उन्हें एमएसपी दामों से लेकर आज उन्हें दिल्ली के अपनी किसान को अपने खेत छोड़ के दिल्ली के जंतर मंतर जाना पड़ा है अपनी विरोध दर्शाने के लिए। आप ये कह रहे हो मोदी जी की तमाम सभाएं जो हुई उसमें 60% जो है आप देखें तो कुर्सियां खाली थी। ये दर्शाता है कि कितना वेव और कितनी ये है। और फिर 5 साल में जो सेना और भाजपा के बीच में अंतरकलह रहा है, दोनों एक दूसरे अंतरकलह क्या भाई, अभी तो मिलाप हो चुका है। अंतरकलह क्या अभी कुछ भी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा बामला जी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा। कोई अंतरकलह अब नहीं है, पूरी तरह से मेल मिलाप हो चुका है। आप और बामला साहब, आप क्या महाराष्ट्र की इंटीरियर कमेटी गए हैं? बॉम्बे से आराम छोड़कर आप अच्छा, एक मिनट रुकिए ना, विशाल बोल रही है वो, और विरोधी पक्ष की भूमिका भी निभाई। इस बार कांग्रेस और दोनों पार्टी महाराष्ट्र में एक साथ खड़ी है और गुजरात में हर सीट में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़ी कर रही है। क्या मैसेज जनता के बीच आप जो हमेशा एनालिसिस करते हैं उसके विपरीत रिजल्ट आता है। और दूसरे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ खड़े सिर्फ मनीषा और आसिफ बामला, वो काम भी हमको करना पड़ा। एनसीपी और कांग्रेस लाएगी और आप इस बात की दलील देखेंगे। हम चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन अर्नब जी आपके डिबेट में शामिल होकर आपको बताएंगे। सुनाई नहीं दे 50% से ज्यादा हम तो आपको सिर्फ 4-5 सीटें दे रहे हैं क्योंकि सेना और बीजेपी की आपसी कलह से महाराष्ट्र की जनता हताश है। लोगों ने देखा से आपने, अरे आप वो पुराना किस्सा कितनी बार दोहराएंगे, वो पुराना किस्सा कितनी बार दोहराएंगे बामला जी? लेते हुए भी वो बातें पुरानी हो चुकी है। बामला जी बहुत टेंशन, आज की बात कीजिए, वोटर क्या चाहते हैं? बामला जी आप बहुत स्ट्रेस जनता को फंसाने का काम किया है। बामला जी आप बहुत स्ट्रेस लगे। आप देखिए मनीषा जी कैसे हंस रही है आराम से, 25 सीट से ज्यादा देखिए मनीषा जी हंस रही है आराम से, और आप इतने टेंशन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
वो देखिए मुंबई में आप दोनों हैं, मगर देखिए मुंबई में मनीषा जी बामला कैसे जी, हंस रही है। आप इतना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, हम जीत रहे हैं। आप इतना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, नहीं, मुझे शांति उसकी बीमारी रखिए। भी नहीं है बीपी की, आप चिंता ना गोवा करें। की 2 सीटों क्योंकि आपने ऑपोजिशन का काम भी नहीं किया है। जी। तो शांति रख रहे हैं, ऑपोजिशन तो लेकिन कहीं नहीं आपने दिखाई जो दिया झगड़े 4 की साल में। गोवा की 2 सीट, गोवा की 2 सीट, मनीषा जी, हम गोवा की 2 सीटों पर क्या होगा, जन की बात। मनीषा जी आसिफ बामला, देखिए गोवा की 2 सीटों पर रुझान। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं नॉर्थ गोवा कंप्लीटली बीजेपी की तरफ जाते हुए हमें दिख रहा है, और उसमें नायक जो श्रीपद जी है उन्होंने काफी काम किया और पूरा का पूरा जो कॉम्पोजिशन है उनके फेवर में जा रहा है। साउथ गोवा की एक सीट है जो अभी डमाडोल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कांग्रेस ने फ्रांसिस्को को उतारा है। पीछे बार कांग्रेस ने एलेक्सो करके एक को उतारा था जो बिल्कुल न्यू भी थे, जो क्रिश्चियन कैथोलिक वोट्स को नहीं कैटर कर पा रहे थे। यहाँ पे 40% हिंदूज, 45% कैथोलिक्स, 5% मुस्लिम्स है। तो पिछली बार बीजेपी सिर्फ 13,000 से सीट जीती थी। इसके कारण यह था कि कुछ कैथोलिक परसेंटेज वोट भी उनको मिल गया था, अपार्ट फ्रॉम हिंदू परसेंटेज वोट। इस बार हमें वो जाते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कैथोलिक जो होता है वो चर्च। मुझे बिल्कुल अद्भुत लग रहा है आपके जो तमिलनाडु के रुझान है। आपने 39 सीटों पर बिल्कुल आपने कहा, 1 मिनट जी, सबने ये प्रोजेक्ट क्या किया था कि 39 में से 48 सीट डीएमके को जाएंगे बिफोर दी सीट शेयर अलायंस, मगर उसके बाद बीजेपी और एआईडीएम के बीच में अलायंस हुई। बिल्कुल। इसके बाद प्रदीप भंडारी क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? प्रदीप, देखिए मैं कहना चाहता हूं और आप इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए, डीएमके इज नॉट स्वीपिंग तमिलनाडु बिकॉज ऑफ द एआईडीएमके अलायंस। नंबर 1, अभी अगर आप देखिए डीएमके इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट एआईडीएमके अलायंस इज गेटिंग मोर सीट्स देन द डीएमके अलायंस, और इसका बहुत लॉजिकल कारण है। देखिए जब एआईडीएमके ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एंटी एआईडीएमके वोट था वो स्प्लिट हो रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है दिनाकरन के बीच में, और वो दिनाकरन जी 10 से 12% वो वोट लेते हुए जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा डीएमके में नहीं जाते हुए दिख रहा है। और इसी कारण, इस मेन कारण के लिए सेकंड चीज, इस बार पीएमके जो है वो बीजेपी को, क्योंकि वो वनियार कास्ट जो होती है, वनियर कास्ट होती है, वो पूरा का पूरा उसके साथ आती है, वो उसको नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो अलायंस है उसको मदद कर रहा है। वेस्टर्न हैज ऑलवेज बीन एन एआईडीएमके फुटहोल्ड। अगर हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो डीएमके जो है, अपार्ट फ्रॉम 2008-9 का एक्सेप्शन, उसने जब भी ज्यादा सीटें लेके आई है तब एआईडीएमके अलोन फाइट की है और डीएमके अलायंस में फाइट। देखिए एक बात आपको कह दूं कि जो रुझान ऊपर दिख रहे हैं आपको, एनडीए के 304 में से 316 सीट जो दिख रहे हैं, उनमें से करीब 245 सीट प्रदीप भंडारी कहने बीजेपी को मिले। 248 सीट बीजेपी के हैं जी, बाकी अलायंस के हैं जी, और उनमें से एडीएम के करीब 13-15 सीट होंगी, बिल्कुल है ना। मगर बीजेपी के आप कह रहे हैं खुद से 248 सीटें मिल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम, ठीक है ना। हाँ, जी। और मैं आपको इसमें अगर बात करूं तमिलनाडु के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको अचंभित होंगे आप सुनते हुए कि जो पी चिदम्बरम के जो बेटे कार्ति चिदम्बरम लड़ रहे हैं, वो इस बार हार की स्थिति में एज ऑफ नाउ। और उसका एक बेसिक लॉजिक है, क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट है एच राजा, वो 1999 से लेके अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लड़ते हुए आ रहे हैं। जब पी चिदम्बरम भी उनके खिलाफ अक्रॉस 99 में लड़े थे, तब वो 1 लाख वोट से हार रहे थे, पर पिछली बार सिर्फ 30,000 वोट से कार्ति चिदम्बरम जीते। उसके बाद से अब ये अंडरग्राउंड पे पल्स है कि कार्ति और पी चिदम्बरम ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, और वो जो बंदा है इज अवेलेबल ऑन कॉल, हर किसान का फोन उठाते हैं। ले लूं कि कर्नाटका के सीटों के बारे में बता दूं। कर्नाटका के 28 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, उनको 43% वोट शेयर मिला था जी। इस बार कैसा है? देखिए इस बार बीजेपी को जो है पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेगा, परंतु जो अलायंस का वोट निशांत कुछ चिल्ला रहे हैं वहां से, चलिए निशांत क्यों चिल्ला रहे हैं आप? प्रॉब्लम क्या है? आप बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं, प्रदीप जी आपने इतना सर्वे किया, बहुत काबिले तारीफ है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी गुजरात से भगोड़े क्यों हो गए? आज आखिरी तारीख थी पर्चा भरने की, यहाँ पे नामांकन की, उस हिसाब से तो नहीं भरा। कैसे भगोड़े हो गए भाई? उन्हें तो डर है गुजरात से हार जाएंगे, मोदी गुजरात से हार जाएंगे तो देश में भाजपा ऐसी बातों का जवाब नहीं देंगे। चलिए रजाक जी, सबसे बड़ी चीज कर्नाटका से बोलना चाहता हूं, कर्नाटका से सबसे बड़ी चीज ये है कि कर्नाटका में जो अलायंस है, वो अलायंस 1+1=2 नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे का वोट काट रहे हैं। आप सोचिए कि जो मैं एक और सबसे बड़ी, मैं आपको इसका एग्जांपल एक सीट से देता हूं, मांड्या जो जेडीएस का गढ़ है, वहां से इंडिपेंडेंट सुमलता आज स्ट्रांग है। अगर जेडीएस आखिरी 2 दिन में मैनेज नहीं करती चुनाव को, तो आज सुमलता इंडिपेंडेंट जीत रही है चुनाव पे। और वहां पे जो कुमार स्वामी के खुद के बेटे हैं निखिल, वो पीछे चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि पैसा जेडीएस से ले लो, परंतु वोट सुमलता को दो। मैं
रियाद बादशाह के अंदर बोल रहा हूँ। एक सेकंड प्लीज, रजाक जी को बोलने दे। और रजाक जी को बोलने दे। प्रदीप जी जी, प्रदीप जी देखिए, कर्नाटक में किसी भी तरह की मोदी जी की लहर नहीं है। एक अकेला साउथ इंडियन स्टेट है जहाँ पे मोदी इफेक्ट चल रहा है। योजना हो गई, मुद्रा योजना हो गई, कुछ का फायदा कर्नाटक में हुआ नहीं है। गोवा से पानी देने का वादा था, महादाई नदी का, वो पानी का वादा भी बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। आज किस मुद्दे पर जाकर वोट मांग रही है बीजेपी? सिर्फ इसलिए कि बालाकोट स्ट्राइक हो गया और येडियुरप्पा जी ने 24 सीट जीतने का एक वादा कर दिए तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्नाटक का आप सर मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये कैसे गलत है। तुमकुर जहां से देवेगौड़ा जी लड़ रहे हैं, अभी तुमकुर जहां से देवेगौड़ा जी लड़ रहे हैं, वहां पे अभी 3 दिन पहले ही जाके 4-5 इंडिपेंडेंट्स को बैठाया गया है, जब जाके थोड़ी बहुत उनको एज मिली हुई है और वो इमोशनल वहां पे स्टेटमेंट उठा के देख रहे हैं। जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया है, उडुपी, चिकमंगलुरु, ये सब के एरिया वहां पे काफी वो स्ट्रॉन्ग है। ऊपर के एरियाज में जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग थी वहां पे कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग है। बैंगलोर की तीनों सीट स्वीप कर रही है। और मैं कह रहा हूँ जेडीएस जो है हसन में जरूर आगे है, पर उसका अधिकतर आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सीट बाय जरूर चले जाऊंगा, पर मांड्या जो कुमार स्वामी जी के खुद के बेटे निखिल वहां पे लड़ रहे हैं, वहां पे इनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। और वहां पे हमें कांग्रेस जेडीएस अलायंस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, जो वर्कर्स खुद एक दूसरे को काट रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा लूजर कांग्रेस हो रहा है, बिकॉज अगर कांग्रेस अलोन लड़ती तो ज्यादा सीटें लेके आती। कुल मिलाकर 56%। और जो केरल के 20 सीट हैं, केरल के 20 सीट प्रदीप भंडारी। देखिए केरला, जैसे मैंने पंजाब बताया था, यहाँ पे केरला एक दूसरा राज्य है जहाँ पे यूपीए आगे बढ़ रही है। और उसका रीजन एक सीट जो है वो कहीं ना बीजेपी को आ सकती है, पत्रांजिता, और उसका वो लोकल कारण है। परंतु एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वहां पे 17% वोट मिलने वाले हैं। मैं इसका आपको बताता हूं, क्योंकि जो नायर वोट था, जो नायर वोट है आफ्टर सबरीमाला जो है वो यूडीएफ और बीजेपी में गया है, पर दैट वोट इज नॉट इनफ फॉर इट टू विन द सीट। और इसीलिए जो एलडीएफ है एज एन अलायंस नीचे जा रहा है और यूडीएफ आगे जा रहा है। और अगर आप इसको बांटेंगे तो जो कोस्टल एरियाज इज ऑल डोमिनेशन बाय माइनॉरिटीज एंड क्रिश्चियंस, जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस लेड अलायंस काफी स्ट्रांग कर रही है। बीजेपी 3-4 सीट में प्लेयर है, पर इनफ नहीं है। और वायनाड में क्या रुझान है? वायनाड के अंदर कहीं ना कहीं भी राहुल गांधी आगे हैं, और उसका बेसिक है क्योंकि अरिथमेटिक है, क्योंकि 51% तक का पूरा माइनॉरिटी वोट आता है और इसी कारण वो जीते। पर एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि वायनाड के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको 1-2 लाख की मार्जिन देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे कंप्लीट पोलराइजेशन है। बीजेपी ने भी वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड खेला है तुषार को एज एन एनडीए उम्मीदवार उतार के। तो जरूर आंध्र प्रदेश के 25 सीटें, आंध्र प्रदेश के अंदर इस बार, पिछली बार अगर टीडीपी की हवा थी तो इस बार पूरी की पूरी वाईएसआर की हमको हवा देखने को मिल रही है। और अगर आप आंध्र प्रदेश के स्टेट को अगर उठा के देखेंगे तो जितना भी आपका नीचे की बेल्ट आती है आंध्र प्रदेश की, वहां पे पूरा वाईएसआर इज स्वीपिंग इट, अपार्ट फ्रॉम पॉकेट्स अराउंड गुंटूर एंड ऑल दीस प्लेसेस जहां पे टीडीपी को वोट मिल रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू तो इसके बाद बहुत छोटे प्लेयर बन गए नेशनल लेवल पर, क्योंकि और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसका महागठबंधन पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। रागी जी, जब से वाईएसआर ने पिछले 5 साल में वाईएसआर ने कोई ऐसी ब्लॉक नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर उन्होंने कैंपेन नहीं किया है। और नतीजा ये है कि कांग्रेस भी ये मानती है और टीडीपी भी ये इंटरनली मानती है कि वाईएसआर का अपर हैंड है। और यही वो बिखरा हुआ वोट कांग्रेस को टीडीपी सबसे सबसे बिखरा हुआ वोट आंध्र प्रदेश में है। पवन कल्याण, बीएसपी, वाईएसआर, टीडीपी और लेफ्ट। मतलब कि अगर कोई ये जानना चाहे कि किस तरह से महागठबंधन बिल्कुल टूट गया, को आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स को देखे। और अजीब बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू अब तक नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। जो अपने राज्य को नहीं बचा पाए उनको राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। यही मुझे पता चलता है। अगला स्टेट तेलंगाना, 17 सीट तेलंगाना। जी जी, साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, देख रहे हैं कोई तो रहना नहीं चाहता है। महागठबंधन टूट चुका है। नंबर देखिए 304 से लेकर 316। उनको पता चल गया था कि तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर वेस्ट बंगाल से तेलंगाना के अंदर टीआरएस की स्वीप है। कोई पिछली बार और अभी में कोई फर्क नहीं है, पार्ट इनफैक्ट और ज्यादा ही हुआ है। 50% एक सीट ओवैसी की है, एक सीट ओवैसी जी की, और एक सिकंदराबाद की सीट बीजेपी निकाल के ले जाएगी। वो एक वहां पे, यानी कि नेशनल पॉलिटिक्स में अगर भारतीय जनता पार्टी को 248 सीटें मिलती हैं तो टीआरएस को 14 से लेकर 15 और वाईएसआर को 14, इन दोनों के बीच में करीब 28 से लेकर 30 सीटें मिलती हैं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार बनाना चाहते हैं और खुद से सक्षम ना हो तो अगर इन दोनों पार्टियां अगर मिलके
भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे तो फिर आराम से एक सुपर एनडीए बन सकता है। बिल्कुल बन जाएगा, पर है ना अभी आरपी सिंह जी क्या लगता है यही होने वाला है? आरपी सिंह जी चुप क्यों है? मैं चुप नहीं नहीं, निशांत हंस क्यों नहीं? निशांत रजाक, आरपी सिंह, निशांत रजाक और आरपी सिंह बना रहे हैं, लेकिन एक बात निशांत रजाक और आरपी सिंह लेकिन सर राउंड का इलेक्शन नहीं हुआ। आज के खुलासे के बाद आपको लगता है कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे? आज का जो खुलासा आपके चैनल ने किया उसके बाद लगता है लोग कांग्रेस को वोट देंगे, जिसमें पहला परिवार एक्सपोज हो गया, जिसमें अहमद पटेल एक्सपोज हो गए, जिसमें ये एक्सपोज हो गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय कंप्रोमाइज था, ये एक्सपोज हो गया कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी कंप्रोमाइज थी, और ये एक्सपोज हो गया कि पूरा का पूरा सिस्टम रिमोट कंट्रोल चला था। लोग हिंदुस्तान का वोटर बड़ा समझदार है, वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनका भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अब एक्सपोज हो गए हैं, वो अब उसके साथ वोट नहीं देगा। मेरा मानना है जो अगला हफ्ता है, एक हफ्ता, ये देश का नैरेटिव बदलेगा, और ये जो असम के 14 सीट, असम के 14 सीट में से 8 सीट, असम के 8 सीट बीजेपी को, 1 मिनट, असम के 8 सीट, असम के 14 सीट के अंदर, असम के 14 सीट जहाँ पे 3 से 4 सीट जो कांग्रेस को आ रही है, और वो बेसिकली उन एरियाज में आ रही है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ में उठा के देख लें और एक्सट्रीम साउथ असम की तरफ सिलीचर के नीचे तरफ चले जाए वहां पे, वरना बाकी असम के अंदर जो है बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2004 में 9 सीटें मिली थी, इस बार 8 सीटें मिलेंगी। त्रिपुरा में, एक मिनट, त्रिपुरा इज अनदर बिग स्टोरी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी कोई फैक्टर नहीं थी, परंतु अब एक वेस्ट त्रिपुरा की सीट जो है उसमें टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि आईपीएफटी अलायंस अभी थोड़ा बहुत नाखुश है। मणिपुर के 2 सीट, देखिए मणिपुर के अंदर भी हमें अगर देखने को मिलेगा तो एक जो सीट है जो एक एनडीए तरफ जा रही है और एक कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रही है, और एक जो आपकी जो आउटर वाली सीट है जिस सीट में काम हुआ है उनकी तरफ जाते हुए दिख रही है, जिस सीट में थोड़ी बहुत नाखुशी। मिजोरम की 1 सीट, उसमें कुछ नहीं, वो आपके अगेन एमएनएफ को जाएगी। मेघालय की दोनों सीट, एक कांग्रेस को और एक एनपीपी को, जो पूर्णो शर्मा के बेटे की पार्टी है, एनपीपी को जाएंगी जरूर। यानी कि पूरे जो 26 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल की 2 सीट, 2 बीजेपी को किरण रिजिजू का जी की एक सीट आती है जो मैसिव मार्जिन से सिक्किम की 1 सीट वो बीजेपी प्लस अलायंस यानी कि चमलिंग को जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, यानी कि नागालैंड की 1 सीट एनडीपीपी को जाएगी। आप अगर टोटल बताएं, अंडमान निकोबार की 1 सीट बीजेपी को जाएगी। लक्षद्वीप बाकी रहा हमारे पास, 1 सीट वो कांग्रेस एनसीपी को जाएगी, एनसीपी को जाएगी, एनसीपी के साथ रहेगी। पुडुचेरी की 1 सीट आप कह रहे हैं बीजेपी अलायंस एएनआरसी को जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद चंडीगढ़ की 1 सीट बीजेपी आप कह रहे हैं निकाल लेगी। दमन दीव की 1 सीट बीजेपी को। पिछली बार क्योंकि ये जो सीट थी पहले 600 वोट से जीती थी 2009 में, पिछली बार 3000 वोट से जीती, अब और 26 नॉर्थ ईस्ट की सीट है वो कितने बीजेपी को? 18 से एनडीए की बात अगर मैं एनडीए की 18 से 19 मिनिमम 26 सीट, और ये बड़ी बड़ी स्टोरी भी पिछली बार 19 सीटें बीजेपी को जाएंगी। टोटल पिक्चर आपके स्क्रीन पर है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप भंडारी, क्या ये नंबर 23 मई को सही उतरेगा? देखिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये नंबर जो ट्रेंड दिखा रहा है बिल्कुल 23 मई को सही उतरेगा, क्योंकि जमीनी पोल और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है। और एक और सबसे चीज हमने बहुत डिटेल में हर बार प्रदीप भंडारी हर बार हर चुनाव में प्रदीप भंडारी के नंबर बिल्कुल सही और सटीक निकले। इस बार देखते हैं कांग्रेस के एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के अकेले कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी? मैं एक बार एक्शन करेंगे 70 टू 77 78 के बीच में होगा। अगर आप थोड़ा सा अगर ग्राफिक दिखाए हर पार्टी के कितने सीट मिलेंगे आप बताइए जी। आप कह रहे 70 के ऊपर सीट मिलेंगी? 70 से और 80 से कम सीट है, कुछ 70 टू 78 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसके बीच में सीट मिलने वाली है। और जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत जो 8-9 जो सीट्स गेन होगी, पंजाब और केरल और छत्तीसगढ़ 3 राज्य जहां पे कांग्रेस और यूपीए का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। बाकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में यानी कि आपके नंबर को देख के मोदी सरकार बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में मोदी सरकार बनने वाली है। मोदी मगर भारतीय जनता पार्टी को 250 से ऊपर सीटें नहीं मिलेंगी। 240 टू 260 आंध्र प्रदेश होगी जी, जो सरकार बनने वाली है। नंबर आपके स्क्रीन पर है। और याद रखिए कैंपेन को 300 आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप याद रखिए कि आप याद रखिए कि अभी तो कैंपेन सिर्फ शुरू हुआ है। मैं ये कल शाम आपको मिलूंगा 7 बजे। नमस्कार।